रिलायंस को खरीद रहे हो, टाटा स्टील को खरीद रहे हो, पर्टिकुलर कंपनी को खरीदना, कंपनी को बेचना, ये कौन सी ट्रेडिंग होती है? स्टॉक ट्रेडिंग। तो जब भी हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्टॉक ट्रेडिंग में हम लोग दो तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग में क्या कर सकते हैं? इंट्राडे कर सकते हैं। अब इंट्राडे करने में हमें हमारा कोई भी ब्रोकर कितने एक्स का लिवरेज देगा? 5x का। कितने एक्स का? 5x। और सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं? स्विंग ट्रेडिंग। तो देखो ध्यान से, कभी भी हम लोग इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो दो तरीके से ट्रेड करते हैं। एक तो हम लोग इंट्राडे कर सकते हैं, सेकंड हमारा जो तरीका होता है वो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। इक्विटी का सिंपल मतलब होता है कि किसी कंपनी में हम लोगों ने शेयर को खरीदा, तो भाई शेयर खरीदने के दो तरीके, एक तो इंट्राडे खरीदो 9-15 से 3-15 तक। सेकंड हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लंबा होल्ड करना। जैसे एक मंथ से लेकर 1 ईयर तक अपने लिखा था ना, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर मैं पूछूं कि स्टॉक ट्रेडिंग करने के कितने रास्ते हैं, तो सिंपल दो रास्ते। पहला रास्ता कौन सा है? इंट्राडे। इंट्राडे का टाइमिंग भी लिख लेना, 9:15 AM से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 3:15 तक ही इंट्राडे रहेगा। 3:15, हाँ मतलब 5 मिनट, लेकिन ऑर्डर अटक जाएगी तो फिर मतलब नहीं आएगा। 3:15 पे ही काट देना, फिर 3:20 पे कटेगा तो फिर ब्रोकर चार्ज लगेगा ऑटोमेटिक। हाँ तो फिर वो लगाना क्यों है? पीएम ये जो टाइमिंग है 9:15 AM टू 3:50 PM, मतलब दोपहर के 3 बजे तक चलती है इंट्राडे। अच्छा इंट्राडे में आपको लिवरेज कितना मिलेगा? 5x का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 इंटू 5, मतलब आप कितने से ट्रेड कर सकते हो? 50,000। अब ये 50,000 में एक्चुअल आपके पास में पैसा कितना है? 10,000, लेकिन इससे आप डायरेक्टली ट्रेड कितना करोगे? 50,000। अब इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब आप ना ऑप्शन नहीं खरीदोगे, आप डायरेक्ट शेयर को खरीदो, है ना? जैसे रिलायंस को परचेस करना, तो हम लोग इंट्राडे का मतलब स्टॉक को खरीद रहे हैं। स्टॉक को खरीदने में हमें कितना एक्स का मार्जिन मिलेगा? 5। 5x का मतलब होता है 5 गुना। जैसे 20,000 है तो 1 लाख से ट्रेड है, 1 लाख है तो 5 लाख से ट्रेड है, तो हम लोगों को 5x का मार्जिन मिलता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग कितने बजे से कितने बजे तक? हाँ, ये टाइमिंग समझ में आ गया। सेकंड, अगर मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो दूसरा रास्ता क्या है? स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी को हम लोग क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। कितने दिन? 1 मंथ, 1 ईयर तक होल्ड करना, ठीक है? तो इसको हम लोग पोजिशनल पोर्टफोलियो वाला सिस्टम बोलेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीक में कवर अप करेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग दो ही चीजें पढ़ेंगे, एक तो आपका इंट्राडे हो गया और सेकंड हम लोग को क्या लिखना है? स्विंग ट्रेडिंग। फिर ये धीरे धीरे चैप्टर हम लोग चारों सैटरडे में कवर करेंगे। तो हम लोग को क्या समझ में आ गया कि अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो इंट्राडे एक टाइम रहेगा और एक रहेगा स्विंग। इंट्राडे में कितने का लिवरेज? 5x, ठीक है? स्विंग में भी आपको एक लिवरेज मिलता है जिसको अपन बोलते हैं MTF। क्या बोलते हैं? एमटीएफ का मतलब होता है कि आपको एक मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। एमटीएफ, हर ब्रोकर में एक एमटीएफ का सिस्टम होता है। एमटीएफ का मतलब होता है कि 50% आपको मार्जिन मिलेगा। 50%, ये 5x है, 5 गुना, और परसेंट का मतलब आधा। जैसे 2 लाख रुपए है तो उसका 50% कितना हो जाएगा? तो 2 लाख मतलब शेयर खरीदना है तो आपको 1 लाख रुपए देना है, ठीक है? जैसे आपके पास में अभी पोर्टफोलियो बनाना है आपको 5 लाख का, तो आप एमटीएफ अगर ले लेते हो तो अब आपको पैसा देना कितना है? केवल 2.5 लाख। अब जो एमटीएफ है इस पे आपको चार्ज लगेगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का पैसा किसने दिया है? ब्रोकर ने। तो आपको टैक्स लगेगा 0.003% का, आपको ये लगेगा चार्ज, टैक्स जिसको अपन बोलते हैं। जैसे मान के चलो कि आपको अभी मान के चलो 10,000 का प्रॉफिट हुआ या 10,000 का लॉस है, उससे मतलब नहीं, लेकिन आपका इस ट्रेड में आपने उधार लिया ब्रोकर से, तो यहाँ पर आपका परसेंटेज कितना रहेगा? 0.003% आपको टैक्स। ब्रोकरेज जो लगना है वो सेम लगेगा, लेकिन जो आपका जो मार्जिन यूज करा है उसमें आपको टैक्स कितना लगेगा? 0.003। बहुत छोटा होता है लेकिन ये दिन के हिसाब से बड़ा हो जाता है। तो अभी आप लोग बताओ कि इंट्राडे के लिए 5x का लिवरेज, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? एमटीएफ। एमटीएफ में ऐसा रहता है कि आपको ब्रोकर लिस्ट देगा, मतलब हर कंपनी में एमटीएफ नहीं मिलेगा। हर ब्रोकर के पास में एक पर्टिकुलर लिस्ट होगी। जैसे मैं अगर आपको एमटीएफ दे रहा हूँ तो मेरे 100 शेयर है, तो उन्हीं 100 शेयर में से 100 में से आपको परचेस करना। एमटीएफ अदर कंपनी में नहीं मिलता है, एमटीएफ उन्हीं लिस्ट में से मिलता है जिनमें ब्रोकर अलाउ करता है, ठीक है? तो एमटीएफ का फायदा कब मिलता है? अगर आप ब्रोकर की दी हुई लिस्ट से कोई भी चीज को खरीदते हो तभी आपको किसका बेनिफिट मिलेगा? एमटीएफ। तो यहाँ तक के नोट्स बना लो। हाँ रहेगी रहेगी कुणाल, डेफिनेटली आप चेक कर लेना। अगर ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट अगर नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो उनके पास रिकॉर्डिंग रहेंगे, ऑनलाइन वाले भी शाम में क्लास देख लेना, ठीक है? तो इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग अगर अपन करते हैं तो दो तरीके। सबसे पहले इंट्राडे हम लोग करेंगे और साथ में स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। तो इंट्राडे का टाइम 9:15 से लेकर 3:15 के बीच का है। हमें जो भी मार्जिन रहेगा वो कितना एक्स का रहेगा? 5x का रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग अपन कर रहे हैं तो उसमें हमें एमटीएफ मिलेगा। एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन बेनिफिट। तो हम लोगों को कितना परसेंट का मार्जिन बेनिफिट मिलेगा? 50%। यहाँ तक क्लियर? हम लोगों को दो तीन चीजें समझ में आ गई स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में। अब देखो स्टॉक ट्रेडिंग में हम लोग ऑप्शन नहीं खरीदते, ना ही हम लोग पुट खरीदते, ना कॉल खरीदते, हम लोग डायरेक्ट कंपनी को खरीदते, कंपनी को बेचते, सिंपल। स्टॉक्स को परचेस, स्टॉक्स को बेचेंगे। अब देखो इसमें प्रॉफिट कैसा होगा? अगर स्टॉक्स का प्राइस ऊपर गया, जैसे आपने बाय करके रखा है, ठीक है? प्राइस ऊपर गया तो प्रॉफिट, अगर आपने बाय करा है तो नीचे आया तो क्या हो गया? आपने सेल करके रखा है तो नीचे गया तो पैसा, ऊपर आया तो लॉस। तो हम लोग इंट्राडे में स्टॉक को बाय भी कर सकते हैं, स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, हम लोगों को मेन चीज क्या है कि जब भी हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए हमें ना कुछ ऐसी चीजें चाहिए जहां पर हम लोगों को मेन अच्छे स्टॉक को ढूंढना है। जैसे स्टॉक ट्रेडिंग करना है तो भाई स्टॉक ट्रेडिंग पर्टिकुलर एक कंपनी में तो कर नहीं सकते। आज के दिन में मान के चलो 10,000 कंपनियां लिस्टेड है एनएससी और बीएससी में, है ना, मिनिमम। तो अब मेन चीज क्या है कि सर आज कौन सी कंपनी भागने वाली है? भाई हम लोगों को ऐसे स्टॉक ढूंढना है जहां पर मोमेंटम अच्छा है। क्योंकि अगर मैं रिलायंस को पकड़ के बैठ गया और रिलायंस आज दिन भर चला ही नहीं, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि सारी कंपनी नहीं चलेगी।
तो हमें इंट्राडे स्टॉक्स के लिए सबसे मेन क्या होता है कि हमें ऐसे स्टॉक्स को निकालना होता है जिनमें कुछ न कुछ क्वालिटीज होगी। तो मैं आज आपको ऐसे 5 कैटेगरी बताऊंगा, अगर ये पांचों में से कोई भी 2 कैटेगरी किसी स्टॉक्स में आती है, इसका मतलब वो बेस्ट स्टॉक्स है इंट्राडे। सबसे पहले स्टॉक्स का क्या आना चाहिए? अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए। वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं अपन सीखेंगे। मतलब अगर अच्छा कोई स्टॉक्स में वॉल्यूम है, इसका मतलब हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड क्या आना चाहिए स्टॉक्स में? मोमेंटम। भाई ऐसा स्टॉक्स नहीं निकालना है जिसमें मोमेंटम है ही नहीं, बस साइलेंटली बैठा हुआ है। क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है कि स्टॉक्स ना सवेरे सवेरे बहुत भाग जाते हैं, फिर दिन पर साइड बस हो जाते हैं। तो स्टॉक्स में मोमेंटम हमें ढूंढना है। तीसरा हमें क्या चाहिए? ब्रेकआउट। मतलब कोई अपना मंथली हाई ब्रेक कर रहा है, कोई ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, कोई सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। साथ में हमें क्या चाहिए? ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए। मतलब स्टॉक ट्रेंड में हो, या वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड में। और पांचवी हमें चाहिए, उसमें क्या चाहिए? लिक्विड। तो सिंपल ऐसी चीज है कि अगर आप स्टॉक ढूंढ रहे हो, वो भी किसके लिए? इंट्राडे के लिए, तो आपको 5 पैरामीटर चेक करने हैं। 5 पैरामीटर में आपको याद रखना है, सबसे पहले आपका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, सेकंड मोमेंटम अच्छा होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, और ट्रेंडिंग स्टॉक होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? लिक्विडिटी। ये पांचों अगर चीज आपके पास में है, इसका मतलब हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को एक अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक मिल चुका है। तो जब भी हम लोग इंट्राडे स्टॉक्स निकालेंगे, तो इंट्राडे के लिए हमारे पास में सिंपल 5 पैरामीटर होना चाहिए। सबसे पहले क्या रहेगा? वॉल्यूम। सेकंड क्या होना चाहिए? मोमेंट। तीसरा और चौथा और पांचवा। अब सवाल क्या है कि सर 10,000 कंपनियां हैं, रोज बाजार में खुलती है, रोज बाजार में बंद होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल कौन सा स्टॉक आज के दिन में भागने वाला है? तो हमें ना कहीं स्कैनर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज मैं आपको स्कैनर सिखाने वाला हूँ, कैसे हम लोग स्टॉक्स को निकालते हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें अपन धीरे धीरे सीखने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि इंट्राडे के लिए अगर हमें स्टॉक्स निकालने, तो इंट्राडे के लिए सिंपल हमारे पास 5 कैटेगरी है। इन 5 में से एटलीस्ट 2 कैटेगरी एक स्टॉक्स में आना चाहिए। पांचों कैटेगरी एक स्टॉक्स में मिलना कंफर्म नहीं है। जैसे कोई भी स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छा है प्लस उसमें मोमेंटम आ रहा है, इसका मतलब ये क्वालिफाई कर गया। ठीक है, कोई स्टॉक्स ब्रेकआउट है और साथ में उसमें मोमेंटम भी दिख रहा है, इसका मतलब वो क्वालिफाई कर गया। इन पांचों में से एटलीस्ट कितनी चीजों का आना कंपलसरी है? 2 चीजों। क्लियर हो गया ना? तो जब भी हम लोग इंट्राडे की बात करते हैं, तो इन पांचों कैटेगरी में से 2 कैटेगरी का आना कंफर्म। अब मेन सवाल क्या है कि सर इतने सारे स्टॉक्स हैं इंडिया में, तो ये सारे स्टॉक्स को हम लोग फिल्टर कैसे करते हैं? वो तो अपन सीखेंगे, साथ में मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूं एडवांस लेवल। देखो, जब भी हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो स्टॉक ट्रेडिंग में 2 तरीके से लोग ट्रेडिंग करते हैं। एक तो होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल। टेक्निकल का मतलब क्या होता है? जो हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ये सारा का सारा टेक्निकल है। जैसे आपने चार्ट को देखा, ट्रेंड लाइन टूटी, बाजार ऊपर गया, ये है टेक्निकल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल कंपनी का बैकग्राउंड। जैसे आपने उसका पी रेशियो देख लिया है ना, मार्केट का करंट वैल्यू देख लिया, तो ये जितनी भी चीजें जो कंपनी की चार्ट पे नहीं दिखती और उसको देखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। तो जब भी स्टॉक ट्रेडिंग में हाथ डालोगे, तो स्टॉक ट्रेडिंग में 2 तरीके से ट्रेड होता है। एक होता है आपका टेक्निकल, सेकंड क्या होगा? फंडामेंटल। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत आसान होता है, कोई भी बंदा टेक्निकल एनालिसिस कर लेगा, लेकिन सबसे कठिन क्या होता है? फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है सीए बनना। मतलब इसमें इतने सारे फॉर्मूलाज आते हैं कि आप एक्चुअल में ये जितनी भी चीजें फंडामेंटल वाली है ना, नॉर्मल प्रोफेशन वाला बंदा इसको सीख नहीं पाता। तो फंडामेंटल के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, क्योंकि एक एक चीज का फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूला के थ्रू हमें सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, आज जो हमारी क्लास है फंडामेंटल की क्लास है। आपने सुना है लेकिन कभी देखा नहीं ना फंडामेंटल होता क्या है। सबने सुना है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से होता है, कैसे होता है, ये भी नहीं पता है हमें। तो आज हम लोग शुरुआत में क्या सीखने वाले हैं? फंडामेंटल एनालिसिस। साथ में स्टॉक्स भी सीखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो जब भी हम लोग ट्रेडिंग करेंगे ना, तो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग के 2 तरीके। सबसे पहला तरीका, नहीं पहला टेक्निकल आता है। टेक्निकल का मतलब चार्ट पैटर्न। जैसे आपने ट्रेंड लाइन देख ली, सपोर्ट देख लिया, रेजिस्टेंस देख लिया, फिबोनाची देख ली, ये सारी जितने भी टेक्निकल चीजें ना जो हम लोग पढ़ते हैं, वो सारा का सारा टेक्निकल। दूसरा और सबसे मेन जो होता है, वो क्या होता है? आपका फंडामेंटल। तो आज हम लोग सेकंड चीज सीखने वाले हैं, फंडामेंटल, फिर टेक्निकल भी सीखेंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो स्टॉक ट्रेडिंग में 2 तरीके से ट्रेड होती है। सबसे पहला तरीका क्या है? टेक्निकल। हाँ, यहाँ पर फंडामेंटल आने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअल में पहला तरीका टेक्निकल होता है। चलो लिख लो साथ में, स्टॉक ट्रेडिंग के 2 तरीके। फर्स्ट तरीका हमारा क्या होता है? फंडामेंटल। और सेकंड तरीका होता है हमारा टेक्निकल। फंडामेंटल का सिंपल मतलब है कि हम लोग कंप्लीट बैकग्राउंड जानने वाले हैं। अभी फंडामेंटल में सिखाऊंगा आपको, तो फंडामेंटल पढ़ना सीखने वाले आज अपन। चलिए, स्टॉक ट्रेडिंग को करने के लिए 2 तरीके। सबसे पहला अपने यहाँ पर क्या रखा है? फंडामेंटल। सेकंड क्या आता है? तो दोनों तरीकों को आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, फंडामेंटल आपने सुना होगा, लेकिन कैसे स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करा जाता है, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा क्लास, मतलब लंबा रहेगा, क्योंकि नई चीज आप सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एंजॉय करना। नहीं समझ में आ रहा है तब भी नोट्स बनाते चलना, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप करोगे, जैसे ये हम लोग अभी करने वाले नहीं स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह, लेकिन आपको आइडिया तो लग जाएगा कि कैसे स्टॉक ट्रेडिंग होती है, फंडामेंटल क्या होता है, सारी चीज। तो स्टार्ट करें फिर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। जैसे 2 तरीके बताए मैंने, एक टेक्निकल, दूसरा फंडामेंटल। तो टेक्निकल में 5 चीजें आती है। कितनी चीजें आती है? 5। सबसे पहले टेक्निकल में 5 चीजों में से क्या क्या आते हैं? देखो, सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ता है? ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस समझ में आता है कि बाजार अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड। जैसे आपने कोई भी स्टॉक्स निकाला, उसका भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक का ट्रेंड को समझेंगे कि सर ये अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, या बाजार कहाँ है, साइड। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन सबको बनाना आ जाएगा ना। जैसे डाउन ट्रेंड में है तो ट्रेंड लाइन लगा दी, अप ट्रेंड में है तो ट्रेंड लाइन लगा दी। फिर मैंने क्या देखा? चार्ट पैटर्न। जैसे असेंडिंग, डिसेंडिंग, एमडब्ल्यू पैटर्न कल पढ़ने वाले हैं ना। तो अगला जो तरीका रहेगा हमारा क्या रहेगा? चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न को समझेंगे। आ जाओ आ जाओ आप।
है, थोड़ा जल्दी आता हूँ। सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस, सेकंड अपना ट्रेंड लाइन, तीसरा क्या आता है चार्ट पैटर्न, फिर अगला क्या आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, और लास्ट में क्या आता है, अब देखो रिवर्सल पकड़ना ट्रेंड लाइन से, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से, उसके बाद में ट्रेंड लाइन खुद से। अब हमारा एक ही चीज बचा है चार्ट पैटर्न, तो आगे हम लोग कल परसों में सीख लेंगे। तो जब भी टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ तो टेक्निकल में बहुत ज्यादा चीज नहीं आती, 5 चीजें। सबसे पहले क्या आता है ट्रेंड, सेकंड क्या आती है ट्रेंड लाइन, तीसरा चार्ट पैटर्न, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और साथ में क्या आता है ट्रेंड लाइन। इसमें एक और आती है कैंडलस्टिक, लेकिन कैंडलस्टिक का ज्यादा यूज होता नहीं है, कैंडलस्टिक बहुत पुरानी हो चुकी है, तो अब कैंडलस्टिक पे इतना फोकस नहीं है। फिर भी हम लोग टेक्निकल की बात करेंगे तो टेक्निकल में कितनी चीज आती है 5 चीज। तो 5 चीजों का नाम लिख लेना कि जब भी टेक्निकल एनालिसिस करोगे स्टॉक्स में तो 5 चीजों को याद करना है, और 5 चीजों को आपको ध्यान से निकालना है। तो आज अपन ना किसी स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में कितनी चीजें 5 चीजें, इनमें से किस किस को कितना आती है, ट्रेंड समझना आ जाएगा, ट्रेंड लाइन आ जाएगी, चार्ट पैटर्न बचा है तो कल सीख लेंगे, अगला क्या है निकालना आ जाएगा, तीसरा बस। तो इसमें से मतलब हमारा टेक्निकल एनालिसिस खत्म होने वाला है, समझ लो। अभी अपना ध्यान, अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी डायरेक्ट ऑप्शन की स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी कोई टेक्निकल एनालिसिस करना है तो हमें 5 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, 5 चीजें हम लोगों ने लिख ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस करना है एक तरीका, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है फंडामेंटल। तो अभी मैं आपको ना कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, जैसे देखो हम लोगों को ना एक अच्छा स्टॉक चाहिए है ना, मतलब कभी भी हम लोग कंपनी को निकालते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए या स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, तो कभी भी हम लोग कंपनी को नहीं ढूंढते, कंपनी का क्या ढूंढते हैं सेक्टर। जैसे पर्टिकुलर स्टॉक्स पे पैसा नहीं लगाया जाता, पैसा कहाँ लगता है सेक्टर पे। आपको पता है जब कोविड आया था इंडिया में तो सबसे ज्यादा सारे सेक्टर डूब रहे थे, एकमात्र ऐसा सेक्टर जो ऊपर जा रहा था, कौन सा बताओ, हेल्थ सेक्टर, मतलब ये वाला फार्मा। ये दो ऐसे सेक्टर थे जो सबसे ज्यादा ऊपर गए। तो सोचो कि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है इन्वेस्ट, जैसे मान के चलो कि आज मैं स्टॉक मार्केट में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी 1 लाख का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ है ना, तो मुझे 1 लाख का पोर्टफोलियो 5 सेक्टर में पैसा लगाना है। कितने सेक्टर में पैसा लगाना है 5। लोग गलती क्या करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का नियम क्या है कि पैसा 5 जगह पे डिवाइड होगा है ना, 5 जगह पे यानी 5 सेक्टर में पैसा लगेगा। उससे होता क्या है कि जैसे अभी मान के चलो कि किसी सेक्टर का समय खराब चल रहा है तो दूसरा सेक्टर उसको क्या कर देगा कवर कर देगा। तो इसीलिए पोर्टफोलियो में 5 सेक्टर का रखना जरूरी है। तो मैं आपको ऐसे 5 सेक्टर बता रहा हूँ जो भविष्य में बहुत अच्छे जाएंगे। सबसे पहला सेक्टर कौन है, अभी देखो एनर्जी सेक्टर में जितने भी आज 2 व्हीलर देख रहे हो सारी क्या आती है इलेक्ट्रिक आती है, 4 व्हीलर किसकी आ गई, इसका मतलब एनर्जी सेक्टर का भरपूर क्रेज है। और अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, जैसे अभी अपन देखते हैं ना हर तीसरी जगह पर पेट्रोल पंप, आने वाले 2030 में हर जगह ईवी स्टेशन रहेगा, चार्जिंग प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये जो सेक्टर है वो कौन सा है ईवी एनर्जी सेक्टर। तो आपको याद रखना है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे या पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपका पैसा 5 सेक्टर में लगेगा, लेकिन उसमें सबसे प्राइमरी सेक्टर आपके पास में कौन सा होगा एनर्जी सेक्टर, क्योंकि एनर्जी सेक्टर कभी टूटने वाला नहीं है, कि हमेशा एनर्जी सेक्टर में नए नए इवोल्यूशन होने वाले हैं, मतलब नई नई चीजें आने वाली, सोलर पैनल आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, मतलब अभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो पहला सेक्टर हमारे पास में कौन सा होगा एनर्जी। अगर मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ तो दूसरा सेक्टर मेरे पास में पोर्टफोलियो में हमेशा क्या होगा हेल्थ, क्योंकि सबको पता है कि आने वाले भविष्य में कोई भी बड़ी बीमारी आ गई तो भाई उसके कारण डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे प्रभाव आएगा। तो स्टॉक मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो भाई कोई तो सेक्टर होगा जो पोर्टफोलियो को बचाएगा, तो वो पोर्टफोलियो बचाएगा कौन सा सेक्टर हेल्थ केयर। तो अगर आपका पोर्टफोलियो है तो सेकंड सेक्टर कौन सा रखेंगे पोर्टफोलियो हेल्थ केयर। अब तीसरा क्या आता है मेटल्स है ना, मेटल्स में आएगा पूरे के जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें काम कर। चौथा क्या आएगा निफ्टी आईटी सेक्टर, इसकी जगह आपको जो भी सेक्टर पसंद हो आप रख सकते हो, ये चौथा सेक्टर फ्रीक्वेंसी वाला है कोई भी बदल सकते हो। और सबसे मेन लास्ट में क्या आता है मतलब आज की तारीख में हर किसी पर्सन के पास में डिफेंस सेक्टर के स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हर कंट्री एक दूसरे से आज क्या कर रही है वॉर कर रही है, और ये स्टार्टिंग है 2030 2035 तक ऐसा ही चलेगा। हर तीसरी कंट्री एक दूसरे से फाइटिंग करेगी, और फाइटिंग जब भी होता है ना वॉर के सिचुएशन, तो कौन सा सेक्टर होता है जो ऊपर जाता है डिफेंस। मतलब जितने भी ये इंजन बनते हैं है ना, हर कोई डिफेंस का मतलब होता है जहां पर वॉर की सिचुएशन होगी वहां पर जितने भी प्रोडक्ट लगते हैं वो डिफेंस सेक्टर बनाता है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो बन रहा है तो पोर्टफोलियो को कितने सेक्टर में डिवाइड करना है। अब जैसे मुझे 1 लाख इन्वेस्टिंग करना है 5 साल में, तो मैं क्या करूंगा पूरा का पूरा 1 लाख रुपए एनर्जी पे नहीं लगूंगा, मैं क्या करूंगा 20,000 यहाँ डाल दूंगा, 20,000 यहाँ डाल दूंगा, 20,000 यहाँ डाल दूंगा, 20,000 यहाँ, 20,000 मतलब ओवरऑल मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 5 सेक्टर में। अब जो भी रिटर्न आएगा इन पांचों सेक्टर का आएगा। जैसे लोग लंबे समय के लिए होल्ड कैसे करते हैं पता है क्या, क्योंकि उनका पैसा डिवाइड होता है कि हर एक सेक्टर पे उनका पैसा लगा हुआ। अब इनमें से क्या होगा कुछ सेक्टर कमजोर हो गए तो कुछ सेक्टर बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे, तो इससे हमें फर्क नहीं होता है, हमें ओवरऑल रिटर्न देखना है। तो हमारा जो 1 लाख का है उसका रिटर्न हमें मिल जाएगा। तो जब भी अगर आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो पोर्टफोलियो बनाने का नियम क्या है, कितने सेक्टर में पैसा लगता है 5 सेक्टर। और ये जो पांचों सेक्टर में आपको बता रहा हूँ ये ट्रेंडिंग है, अभी नहीं भले आपके पास में कैपिटल है, भविष्य में जब भी आपके पास में 2 पैसा आएगा और आप सोचोगे कि मुझे सर स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना है, तो इन्वेस्टिंग का नियम याद रखना है कि एक स्टॉक्स में कभी पैसा नहीं लगाना है, लगाना है 5 स्टॉक्स। तो इससे फायदा क्या होता है कि एक स्टॉक अगर परफॉर्मेंस नहीं भी करा तो दूसरा स्टॉक उसको कवर कर दे। तो आपको भविष्य में इन्वेस्टिंग करने के लिए मैंने 5 सेक्टर बता दिए, इन पांचों सेक्टर में से जो भी आपको अच्छे लगेंगे उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हमारे पास में 5 टॉप सेक्टर के नाम बता दो एक बार, सबसे पहला, सेकंड, तीसरा, चौथा और पांचवा। इनमें से 2 मैं बता रहा हूँ 100% होना चाहिए। सबसे पहले एनर्जी मतलब होना चाहिए होना चाहिए, सेकंड डिफेंस, बाकी के जो तीनों है ना आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे इन्वेस्टिंग करना है तो मेरे पास में 2 सेक्टर हो गए, मतलब हो गए कौन कौन से 2 सेक्टर हो गए डिफेंस और एनर्जी। देखो एनर्जी सेक्टर कभी खत्म नहीं होगा और डिफेंस सेक्टर कभी भी, डिफेंस में एचएएल जानते हो हिंदुस्तान में, आज उसका शेयर का प्राइस क्या है पता है 5,500 6,000 के आसपास है। अगर आप लोग इसको देखोगे ना सिंपल 2,000 पे ट्रेड कर रहा था 1 साल 1.5 साल पहले, 2,000 पे। तो इनका जो रिटर्न होता है ना बहुत जबरदस्त होता है,
मतलब डिफेंस सेक्टर में मतलब ये मान के चलो स्टॉक्स विद इन अ मंथ या 2 मंथ में 3-3 मतलब 10-10 20-20% का मूवमेंट करते हैं। तो आप याद रखना कि अगर पोर्टफोलियो बना रहे हो तो पोर्टफोलियो में दो हमारे लिए मेन होते हैं, एक होता है एनर्जी सेक्टर, इसमें रिटर्न खूब मिलता है, और सेकंड आपके पास में कौन सा होगा, डिफेंस। आज 4,500 पे ट्रेड कर रहा है, और यही एचएल आने वाले समय में आप लोग देखोगे 7,000 10,000 इजीली टच कर देगा, क्योंकि ये सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। तो हम लोगों ने क्या देखा, इन्वेस्टिंग अगर कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग करने के लिए हमारे पास में कितने सेक्टर होना चाहिए, पांचों सेक्टर मैंने बता दिया। अब पांचों सेक्टर को हमें निकालना भी आना चाहिए। अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि निफ्टी 50 में 50 कंपनी होती है, ये पता होगा, लेकिन कौन सी कंपनी है उसके नाम भी नहीं पता होगा, है ना, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ पता है बैंक निफ्टी में कितनी बैंक आती है, पता है आपको, 12, अभी 13 हो जाएगी, अभी 12 है, तो 12 बैंक आती है, लेकिन कौन सी बैंक कितना परसेंट वेटेज रखती है ये भी नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास में क्या नहीं है पता, डेटा नहीं है। देखो स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास में ना डेटा चाहिए, और डेटा कहाँ से आएगा, जब आप रिसर्च करो। वो कम्युनिटी का 3 क्यूआर बना, अभी 3-4 क्यूआर निकाल लेना प्रिंट से। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर अगर हमें इन्वेस्टिंग करना है तो इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे पास में ऐसे 5 सेक्टर है जो आने वाले फ्यूचर में काम करेंगे। सबसे पहला सेक्टर आपका एनर्जी, सेकंड बताओ हेल्थ केयर, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें से 2 प्राइमरी कौन है, डिफेंस वाले, बाकी आप अपने हिसाब से कोई अच्छा सेक्टर लगे तो आप ऐड कर लो, कर सकते हो। लेकिन अभी फाइनेंस का जितने भी सेक्टर है ना मंदी से गुजर रहा है। अभी क्या हो गया है कि हर तीसरा व्यक्ति ना आज स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहता है, फाइनेंस में नहीं लगाना चाहता। आजकल एफडी बन का रही है, उस टाइम में आज से 3 साल पहले 5 साल पहले हर कोई व्यक्ति किसमें लगाता था, एफडी में। एफडी का रिटर्न कितना हो गया पता है इस साल, 6%, 6.25% हो गया। पहले तब भी 7-8 मिलता था, अभी 6 हो गया है। आप सोचो कि जो बंदा 6% के लिए लाख रुपया लगाता था, अब वो क्या सोचता है कि स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा, कम से कम 20% तो मिलेगा, 15% तो मिलेगा। तो जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें आप ज्यादा मजा नहीं है। तो फाइनेंस सेक्टर को रखना नहीं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, लोग अपना हाथ कम है, पहले खूब था, क्योंकि लोग पहले एफडीज ज्यादा करते थे, बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी थी, अब ज्यादा नहीं, अभी दूसरे सेक्टर में मोमेंटम आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से 3 सेक्टर बदलो, लेकिन 2 प्राइमरी रखना, एनर्जी कंफर्म है और साथ में आपका डिफेंस है। तो हम लोगों ने स्टॉक ट्रेडिंग में सेक्टर को पढ़े, तो 5 सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि जब भी किसी कंपनी का क्या एनालिसिस करना है, फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप कंपनी को नहीं देख रहे हो, कंपनी का बैकग्राउंड देख रहे हो। राइट, जैसे जो चार्ट पे दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे आपको पता है बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक को बम्प एंड अप कर दिया जाता है। मतलब लोग क्या करते हैं, जैसे आपने हर्षद मेहता की सीरीज तो देखी होगी, है ना, उसी से तो इंस्पायर होकर आए हो, है ना, आधे लोग तो वो जैसे लोग है ना, तो आज भी वैसे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं बाजार। करते क्या है लोग, पता है क्या, छोटा सा कोई भी स्टॉक्स उसमें हजारों करोड़ की बाइंग डालते हैं, स्टॉक्स को ऊपर लेके आते हैं, फिर प्रॉफिट बुक कर देते हो, बाजार नीचे आ जाता है। सुजलोन जाना है, ये बम्प एंड डंप था, है ना। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के नाम आपको पता होंगे जो बम्प एंड डंप हुए, मतलब कि ऐसा जिनका कोई एक्चुअल में होता नहीं, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन है ही नहीं, लेकिन स्टॉक्स का प्राइस 3 गुना 4 गुना 10 गुना 1000 गुना कर दिया। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हर साल निकलते रहते हैं जिनमें क्या होता है, बम्प एंड डंप। तो अभी आपको क्या करना है, आपने क्या सीखा है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोगों ने क्या सीखा है, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो हम लोग वही देखते हैं जो चार्ट पे दिखता। अब देखो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है चार्ट को समझना, फंडामेंटल का एनालिसिस होता है कंपनी का बैकग्राउंड को समझना। भाई देखो आपको जो चार्ट पे दिख रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका एक्चुअल में आपने बैकग्राउंड देख लिया कि एक्चुअल में कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, इसका एनुअल रिपोर्ट क्या है, सब कुछ है, ये सारा जो प्रोजेक्शन होता है वो किसमें आता है, फंडामेंटल। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, फंडामेंटल कैसे देखा जाता है किसी भी कंपनी का। तो अभी हम लोगों ने टेक्निकल तो सीखा, साथ में अभी हमें कौन सा एनालिसिस करना है, देखो। तो फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप किसी भी स्टॉक्स का कर रहे हो तो इसमें ना 6-6 महीने की क्लासेस होती है फंडामेंटल पे, बहुत बड़ी चीज है। तो अपन इतना लंबा नहीं करेंगे, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो फंडामेंटल को एनालिसिस को सीखने के लिए आपको सेम 5 पैरामीटर सीखने पड़ेंगे। किसी भी कंपनी का क्या एनालिसिस करना है, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के लिए सिंपल 5 एनालिसिस। सबसे पहला एनालिसिस इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि कंपनी किस सेक्टर से आ रही है। भाई आपने रिलायंस में पैसा लगाया तो रिलायंस किस सेक्टर में आता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल को समझना है तो कंपनी का क्या समझना है आपको, इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री समझ में आती है, इंडस्ट्री एनालिसिस। सेकंड बिजनेस एनालिसिस, कंपनी बनाती क्या है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपनी सर्विस करती है, या कंपनी मतलब क्या कोई भी उसका बिजनेस मॉडल होगा उसको समझना है। जैसे अभी स्विगी जोमेटो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, सर्विस करती है, सर्विस करती है, तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है, सर्विस करना है ना। ओला उबेर ये मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, सर्विस। लेकिन अपन जितनी भी अदर कंपनी लेते हैं ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो फंडामेंटल का पहला नियम है इंडस्ट्री एनालिसिस, सेकंड नियम बिजनेस, तीसरा एक्चुअल क्या आता है, फंडामेंटल, चौथा आता है वैल्यूएशन एनालिसिस। इसका मतलब होता है एक्चुअल कंपनी का शेयर प्राइस अभी चल रहा है 100 रुपए पे, और कंपनी का नेटवर्थ जो होता है ना वो देखा जाता है। तो अगर नेटवर्थ के हिसाब से शेयर का प्राइस आ रहा है इसका मतलब बेस्ट टाइम में आप इसको खरीद सकते हो। लेकिन क्या होता है कि शेयर का प्राइस 100 रुपए है और कंपनी का नेटवर्थ है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या होगी, बबल होगी। तो ऐसी जो चीजें जो चार्ट में नहीं पकड़ में आती वो हम लोग किसके थ्रू पकड़ते हैं, फंडामेंटल। तो चौथी चीज हमें क्या सीखना है, वैल्यूएशन एनालिसिस। फिर लास्ट में अगला क्या आता है, जैसे कोई टेंडर मिलने वाला है कंपनी को, है ना, या क्वार्टरली रिजल्ट जानते हो, हर 3 महीने में रिजल्ट आते हैं। तो अभी आपने देखा कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट किसका अच्छा है, मतलब इसका फ्यूचर प्लान अभी अच्छा है। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के 5 नियम, 5 नियम एक बार बताओ, सबसे पहला, सेकंड, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, ये सारे पांचों सेक्टर है जो आप इनको सीख गए, इसका मतलब आप कंपनी का क्या सीख गए, फंडामेंटल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ तक सबने नोट्स बनाए। अब हम लोग एक एक को ना थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहे। तो पहला हमारा कौन सा है, अब देखो इंडस्ट्री एनालिसिस करना है। तो इंडस्ट्री एनालिसिस करना कैसे है ना, लगाना नहीं है, रख ले, मतलब मैं जब बोलूंगा तब दे देना, चिपकाना नहीं है वहां पर ना। इंडस्ट्री एनालिसिस समझ में आया।
ठीक है, तो हम लोग अभी चेक करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है। तो अगर मैं बोलूं किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री एनालिसिस आपको करना है तो आपको ना दो चीजें चेक करनी है। सबसे पहले कंपनी किस सेक्टर से आती है। इंडस्ट्री एनालिसिस का पहला नियम है विच सेक्टर। इसका मतलब आता है कि कंपनी कौन से सेक्टर में आती है। जैसे आपने विप्रो का शेयर उठा लिया, ठीक है, विप्रो सुना है आपने, आपने विप्रो कंपनी का शेयर उठा लिया। अब ये शेयर को देखा है, लेकिन शेयर किस सेक्टर में आता है ये आपको ढूंढना है। स्टॉक से पैसा नहीं लगता है, पैसा लगता है सेक्टर में, और सेक्टर में दम होगा तो स्टॉक अपने आप भागेगा। तो पहला हमें स्टॉक से पहले हमेशा किसको देख रहे हैं, सेक्टर। फिर दूसरा काम क्या करना है, मार्केट कंपटीशन चेक करना। कंपटीशन का मतलब होता है कि एक सेक्टर में एक ही कंपनी थोड़ी है, मल्टीपल कंपनी। जैसे अभी आप जानते होंगे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, दोनों मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो दोनों में से हमें देखना है कि कौन पावरफुल है। तो आज की डेट में टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में कौन पावरफुल, जेएसडब्ल्यू स्टील। टाटा स्टील का शेयर मंदी के दौर से गुजर रहा है और जेएसडब्ल्यू का शेयर 2 गुना रिटर्न दे चुका है, मतलब बहुत तेजी से भाग रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्पिटिटर। तो जब भी आप देखोगे ना स्टॉक्स को ढूंढना है तो फिर कॉम्पिटिटर को चेक करना है। जैसे मुझे अभी रिलायंस में लगाना है पैसा, तो रिलायंस का कॉम्पिटिटर कौन है, अडानी आता है। तो आप लोग देखोगे कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर मतलब एक कंपनी का मुकाबला किससे भी, तो दोनों में से जो बेस्ट रहेगी उसी में पैसा लगाएगा ना। तो आपको क्या देखना है, कंपनी का कॉम्पिटिटर। अब ये कॉम्पिटिटर सर्च कैसे करोगे, तो सिंपल मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अभी सब कुछ आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुकी है ना, अभी तो आप टेक्नोलॉजी को काफी आगे आ चुकी है ना इंडिया में। तो आप लोगों को गूगल पे जाना है, सिंपल सर्च करना है कंपनी का नाम और साथ में ये लिखना है टाइटल। जैसे मैं आगे लिखता हूँ कि जैसे सपोज विप्रो और आगे ये टाइटल डालना है, क्या लिखना है, और इसको गूगल कर दे। अभी आपको सेक्टर नहीं पता ना, तो आप क्या करोगे, कंपनी का नाम साथ में टाइटल लिख दो, सर्च करो। तो जैसे गूगल आपको सर्च करके दे देगा कि भाई ये कंपनी कौन सी, जैसे आपकी कोई फेवरेट कंपनी है ना, जैसे आपने देखा कि भाई मुझे आईसीआईसी बैंक का देखना है कि आईसीआईसी बैंक कौन से वही सेक्टर प्रसोद बाद में है ना। कंपनी का नाम और ये टाइटल लिख दिया विच सेक्टर। तो आप क्या हो गया कि जो कंपनी में आप पैसा लगाने वाला है उसका आपने क्या देख लिया कि सेक्टर क्या है। जैसे एनसीसी हो गई, एनटीपीसी हो गई, बहुत सारी कंपनियां एनर्जी सेक्टर की है ना। तो वो सारी कंपनी को सर्च करने के लिए आपको कंपनी का नाम और साथ में टाइटल लिखना है, कोड वर्ड। जैसे आपने देखा भाई रिलायंस विच सेक्टर, गूगल कर दिया तो उसका क्या आ गया, सेक्टर। अब आपको क्या देखना है, मार्केट कंपटीशन देखना है ना। तो क्या करोगे, कंपनी का नाम और सेम ये टाइटल लिख दो। जैसे मुझे अभी विप्रो का कंपटीशन चेक करना है तो मैं क्या लिखूंगा, विप्रो मार्केट कंपनी। तो फिर क्या होगा, गूगल मुझे स्कैन करके दे देगा कि अभी इसका कंपटीशन किसके साथ में। क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो हम लोगों को थोड़ा रिसर्च ज्यादा करनी पड़ेगी स्टॉक ट्रेडिंग में। तो पहला काम कि इंडस्ट्री एनालिसिस में हमेशा कितनी चीजें आती है, दो चीजें। अब दो चीजें आपने सीख ली, इसका मतलब आपने अपना पहला काम कर लिया जिसको अपन बोलते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। सेकंड काम क्या था अपना, बिजनेस एनालिसिस। अब ये बिजनेस एनालिसिस थोड़ा खतरनाक होता है, टफ होता है। तो बिजनेस एनालिसिस में सबसे पहले कंपनी का क्या समझना है, मॉडल। मॉडल मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, रिटेल करती है, कुछ तो करती होगी, पार्ट बनाती है कुछ तो, मतलब उसका एक्चुअल में कुछ बिजनेस मॉडल होगा, है ना। तो आपने कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना है। अब आप बोलोगे सर मैं कैसे समझूंगा, सिंपल, कंपनी का नाम साथ में क्या लिख दोगे, बिजनेस मॉडल। जैसे आपको जो कंपनी पसंद है उसके आगे क्या लिख दिया आपने, बिजनेस मॉडल। तो अब क्या होगा, गूगल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आप जिस कंपनी में पैसा लगाने वाला उसका बिजनेस मॉडल क्या है। मॉडल का मतलब आता है कि वो क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सर्विस करती है, रिटेल करती है, कुछ तो करती होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंपनी के पीछे जैसे आपने नाम लिखना है जो भी आपकी फेवरेट कंपनी और साथ में ये कोड डालना, क्या डालना, बिजनेस मॉडल। ऑटोमेटिक कंपनी का क्या आ जाएगा, बिजनेस मॉडल। तो पहला काम बिजनेस एनालिसिस में हमें क्या सीखना पड़ता है। सेकंड क्या है, कंपनी प्रॉफिट। भाई अभी जो बिजनेस आपने देखा अच्छी बात है, कोई सर्विस वाला बिजनेस वाली कंपनी होगी, कोई मैन्युफैक्चरिंग में, सब कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो भी देखना है। तो क्या लिखोगे, कंपनी के साथ में प्रॉफिट चेक करो। आगे हमें क्या देखना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझ में आता है ना कि भाई इसके पास में कुछ एडवांटेज होना चाहिए। जैसे आज जेडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील में दोनों में एडवांटेज किसके पास में, जेडब्ल्यू स्टील। क्यों, क्योंकि मार्केट में उसकी अभी मतलब ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि जब से हमारे रतन टाटा जी एक्सपायर हुए तब से वो एम्पायर वीक हो गया। इसी का फायदा किसको मिल रहा है, तो समझ में आ रहा है ना। एडवांटेज का मतलब होता है कि भाई एक मौका किसके पास है। तो आज की डेट में जितना टाटा के जितने भी शेयर है मंदी से गुजर रहे हैं, आप लोग देखो सारे पोर्टफोलियो टाटा स्टील वाले माइनस में 80 90 50% टूट गए। क्यों नहीं है, क्योंकि लीडर नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो इसका फायदा किसको मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका स्टॉक्स का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसके पास है। तो जिसके पास एडवांटेज होगी वहां हम लोग लगाए। फिर हमें क्या करना है, शॉर्ट एनालिसिस करना। शॉर्ट में 4 चीजें आती है। सबसे पहले कंपनी का देखना है, फिर और इसका मतलब देखो, स्ट्रेंथ का मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए कंपनी में। जैसे कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, लेकिन वीकनेस क्या है, मार्केटिंग अच्छी नहीं। मतलब आपने देखा कि भाई प्रोडक्ट में तो बहुत अच्छा है, भाई क्वालिटी फुल प्रोडक्ट बनाती कंपनी, लेकिन वीकनेस है थोड़ी बहुत, क्या पता है कि मार्केटिंग अच्छा नहीं। तो आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, मार्केटिंग अच्छी नहीं, कुछ भी। फिर उसके बाद में अपॉर्चुनिटी, इसके पास में एक मौका है कि ये पूरे मार्केट में कवर कर सकते। और इसका मतलब होता है कि गैम्बलिंग, जैसे ट्रेडिंग में हम लोग गैम्बलिंग करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है झूठ या फिर बबल। जैसे कंपनी का प्रॉफिट है नहीं बट लोगों को दिखाया क्या जा रहा है कि भाई हम लोग प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिट है, इसका मतलब ये आता है ट्रेड, इसका मतलब होता है बबल। तो आपको जब भी आप कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस करोगे तो उसमें आपको कौन सा एनालिसिस सीखना है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में 4 चीजें आती है। सबसे पहले स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और आता है ट्रेंड। ये चारों चीजों को चेक। अब ये चारों चीजें चेक कहाँ करोगे, सेम कंपनी का नाम टाइटल लिखो, है ना, आ जाएगा ना, कंपनी का नाम टाइटल। अब ये सारे नोट्स बना लो, आपको हमेशा काम आएगा फ्यूचर में। अब ये जो चीजें कर रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। अब आप सोच रहे हो सर इससे अच्छा तो टेक्निकल है, ट्रेन लाइन टूटी बाजार ऊपर, है ना, ट्रेन लाइन टूटी बाजार नीचे, और यहाँ तो बोले कैलकुलेशन है, इन्वेस्टिंग है प्लस। देखो ट्रेडिंग में ना 2 तरीके यूज करते लोग, एक होता है टेक्निकल, दूसरा होता है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का यूज कब होता है, जब आपका पर्पस है लंबा होल्डिंग करना है, 8-10 महीने के लिए या महीने 2 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तब ये काम करना है।
इक्विटी में, इंट्राडे में, इक्विटी इंट्राडे में। जब आदमी ऑप्शन में डुबाते तो बात अलग है, इक्विटी में 12 लाख कैसे कर लिए? बराबर, और उसमें 5x का लीवरेज भी था क्या? हाँ, तो फिर उसमें तो 2 पॉइंट में तुम्हारा प्रॉफिट आ जाता होगा ना, 2 पॉइंट 3 पॉइंट में 25-50 हजार। हाँ, हाँ, ठीक है ना। लेकिन इक्विटी में ज्यादा नुकसान नहीं होता है अगर आप सही तरीके से करते हो तो। इनमें चीजें थोड़ी सी आपके पास में स्ट्रेटेजी चाहिए। आप रैंडमली खरीद लेते थे क्या? हाँ, फिर वो मोमेंटम बंद हो जाते तो वही से नीचे आ जाता था। हाँ, और ये आप तो पैसा लगाते थे। चलो, बाकी सारे लोग नोट्स बना चुके हैं, चलो रिवीजन करते हैं एक बार। सबसे पहले फंडामेंटल में कौन क्या एनालिसिस करना है? इंडस्ट्री एनालिसिस में 2 चीजें क्या क्या देखना है? अब बिजनेस एनालिसिस करना है। बिजनेस एनालिसिस में 5-6 चीजें आती है। पहली चीज, ये सारी चीजें आप सीख जाओगे तब जाके आप कंपनी का एक अच्छा खासा फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओगे। अब हमने 2 पैराग्राफ पढ़े। अब जो तीसरा और सबसे मेन जो है हमारे पास में है कंपनी का फंडामेंटल। अब देखो, हमने इंडस्ट्री एनालिसिस करी, बिजनेस मॉडल समझा। अब जो तीसरा काम है जो कि हमें करना है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल का मतलब होता है कंपनी का पूरा प्लान, है ना। तो पूरा का पूरा प्लान करना, और कैसे हम लोग फंडामेंटल को चेक करेंगे, देखो ध्यान से। फंडामेंटल एनालिसिस का कब यूज करते, कैसे यूज करते, देखो ध्यान से। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे हम लोग देखें। तो देखो, अब फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको कंपनी की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। वो रिपोर्ट 2 आती है, एक आती है क्वार्टरली रिपोर्ट और दूसरी आती है एनुअल रिपोर्ट। देखो, क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने में, 3 मंथ्स में जो भी कंपनी का डेटा आएगा उसको हम लोग कौन सी रिपोर्ट बोलेंगे? हर 3 महीने में कंपनी का ऑडिट होता है, और वो जो रिपोर्ट आती है वो होती है एनुअल। क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने की रिपोर्ट। अब जो क्वार्टरली डेटा आएगा उसमें जो डेटा रहेगा वो कौन सा होगा? रिसेंट। भाई जैसे अभी 3 महीने का मैं अभी रिपोर्ट दूंगा तो इस 3 महीने में जितना परफॉर्मेंस हुआ उसका डेटा होगा। एनुअल का मतलब होता है ओवरऑल पूरे ईयर का। तो आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है? 31 मार्च। न्यू ईयर पे ईयरली रिपोर्ट नहीं आएगी, है ना। एनुअल रिपोर्ट कब आएगी? 31 मार्च। अभी जो मार्च आएगा ना, मार्च के बाद में अप्रैल मई, ये जो महीना रहेगा इसमें सारी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है मार्च में। 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो साल में एक बार जो रिपोर्ट आएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनुअल। हर 3 महीने में जो रिपोर्ट देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टरली। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कोई कंपनी का हमें एनुअल रिपोर्ट देखना चाहिए या क्वार्टरली देखना चाहिए? बताओ आप। दोनों देखना चाहिए, लेकिन एक्चुअल आप इन्वेस्टिंग करोगे तो हमेशा किसको देखना है? क्यों? क्योंकि ये जो रिसेंट डेटा है ये सीजन के हिसाब से होगा। जैसे कोई कंपनी है जो सीजनल काम करती है, जैसे कोका कोला जानते हो, कोक वाली कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां है। अब इनका सबसे ज्यादा टर्नओवर कब आएगा? भाई जब इनका सीजन आएगा। अब 4-6 महीना कंपनी ने खूब पैसा कमाया, अब उसका कौन सी रिपोर्ट आ गई? क्वार्टरली। इसके हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि साल भर इतना बिजनेस करेगी। हम लोगों को यकीन किस पे करना है? एनुअल। कोई कंपनी का सीजन होता है, फिर सीजन डाउन होता है, तो ये जो अप एंड डाउन होता है वो किसके कारण होता है? क्वार्टर। और ये वाला किसका होता है? एनुअल। लेकिन याद रखना, बैंकिंग सेक्टर है जो अपना बैंकिंग सेक्टर है वो पूरा का पूरा चलता है क्वार्टरली। बैंकिंग सेक्टर में आपको ईयरली एनुअल रिपोर्ट को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सीजनल नहीं है। बैंकिंग सेक्टर सीजनल है क्या? वो तो हमेशा चलने वाला है ना। तो जैसे बैंकिंग सेक्टर जो होता है उसको हमेशा कौन सी रिपोर्ट देखना पड़ता है? क्वार्टरली। जैसे आईसीआईसी का भी क्वार्टरली 3 के रिजल्ट आए थे, क्वार्टरली 4 के रिजल्ट आए थे। तो जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो हमेशा ट्रेंड करता है इसके हिसाब से क्वार्टरली। जैसे जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी रिपोर्ट कौन सी देखी जाती है, और जो ईयरली वाले हैं उसके लिए हमें क्या देखना होगा? एनुअल। तो 2 रिपोर्ट आती है, दोनों रिपोर्ट ध्यान रखना। फर्स्ट आपका कौन सा आएगा? क्वार्टरली, हर 3 महीने में आता है। सेकंड आएगा एनुअल, एनुअल आता है साल में एक बार। और फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च। अभी हमारे 3 महीने और बचे इस साल को खत्म होने। अभी तो ये हो जाएगा दिसंबर में, जनवरी में 2026 लगेगा, लेकिन 26 हमारा न्यू ईयर है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब खत्म होगा? मार्च। मार्च में स्टार्ट होगा, तो 31 मार्च को हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि ये फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें रिपोर्ट देखनी। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट कितने पेज की आती है, कोई बताएगा? हाँ, पुराने खिलाड़ी हो ना, परफेक्ट। एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जानते हो आप कितने पेज का? 8 से 10 का। नॉर्मल कंपनी का, जो छोटी कंपनी है ना, जो बीएसई में लिस्टेड, उसका आता है 3000 पेज का। जैसे अडानी जानते हो, अडानी की एक कंपनी नहीं, अडानी के मल्टीपल स्टॉक्स है, ये ग्रुप है, अडानी ग्रुप है ना। तो ऐसी कंपनी की कम से कम 10,000 15,000 के कौन सा आती है? एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने के लिए आपको सीए बनना कम साइड में होगा। तो अगर बन जाते हैं तो यहाँ आते नहीं हम लोग, है ना। तो अभी वो बहुत टफ होता है, एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना मतलब बहुत हाई प्रोफाइल एजुकेशन होता है। तो मैं अभी आपको ना कुछ ऐसी शॉर्ट चीजें बताऊंगा जो आपको देखना चाहिए एनुअल रिपोर्ट में। तो अभी मैं आपको एक एनुअल रिपोर्ट दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या पढ़ना होता है। मतलब वो पेज कितने? 10,000। लेकिन 10,000 में से हमारे काम के केवल 10 पॉइंट है। अगर मैं इन्वेस्टिंग करता तो मैं पूरी की पूरी 10,000 पेज की किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल उसमें से पढ़ूंगा 8 से 10 चीजें। 8 से 10 चीजें क्या क्या होती है, देखो ध्यान से। सबसे पहले मुझे कंपनी का क्या क्या पढ़ना है, देखो एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के लिए मुझे 10 चीजें पढ़नी। सबसे पहले कंपनी का क्या देखना है? मार्केट कैप। मार्केट कैप, उसके नीचे क्या आ जाएगा? सेकंड, कंपनी का कौन सा रेशो है? आरओई। अगला क्या आता है? आरओसी। ये जिसको अपन पी रेशो आप बोलते हो ना,
आरओसी, आरओई, ये सारी चीजें होती है। तो जब भी आप कंपनी का फंडामेंटल सीखोगे ना, तो ये सारी 10 पॉइंट याद करना बस एनुअल रिपोर्ट। मतलब कोई क्वार्टरली रिपोर्ट आपसे पूछे या एनुअल रिपोर्ट कोई आपसे देखे, तो एनुअल रिपोर्ट में कम से कम 25 से 50 पॉइंट होता है। बहुत बारी बारी चीजें होती है, डायरेक्टर की डिटेल्स होती है, कितना शेयर होल्डर है, प्राइवेट लिमिटेड है ना, ग्रुप है, सब कुछ मिलेगा आपको कंपनी का प्रोफाइल। लेकिन उसमें से हमारे काम की केवल 10 चीजें। सबसे पहले आपको कंपनी का क्या देखना है, मार्केट क्या है। सेकंड आपको देखना है कंपनी का आरओई, ठीक है, आरओई मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी। तीसरा आपको देखना है आरओसी, आरओसी का मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय। अगला क्या देखना है आपको, डेट इक्विटी रेशो। छठवा क्या देखना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सातवां क्या देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कंपनी कितने प्रॉफिट से बिजनेस को चला रही है। जितने भी स्विगी जोमेटो है सर्विस वाली कंपनी, ये इन्वेस्टर के पैसे पे चल, इनका प्रॉफिट है ही नहीं, ये जीरो प्रॉफिट पे चलाती है, इवन माइनस होती है। तो ये कहां से पैसा लगा रही है पता है, इन्वेस्टर के पैसे। तो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन। डिविडेंड जानते हो क्या होता है, बोनस। जैसे मान के चलो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका अच्छा टाइम चला, अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, तो वो अपने जितने भी शेयर होल्डर है उनको क्या करती है, बोनस देती है। तो आपको देखना है कि कोई कंपनी डिविडेंड देती है नहीं, भाई अच्छी कंपनी डिविडेंड देती है, नॉर्मल कंपनी तो डिविडेंड देगी नहीं। हाँ, हर कंपनी आप डिविडेंड देती है, तो आप गूगल पे सर्च करोगे ना टॉप डिविडेंड कंपनी, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। अब डिविडेंड का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो कि कंपनी चाहती है भाई कि लंबे समय तक आप हमसे जुड़े रहो, तो कंपनी का अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, तब भी हर कंपनी अपने जब भी क्वार्टरली रिपोर्ट आती है तब डिविडेंड देती है। साल में 3-4 बार डिविडेंड मिलता है, पता है आपको, हर 6-6 महीने में डिविडेंड आता है। तो ऐसी कंपनी ढूंढना है जिनमें हमें क्या मिले, डिविडेंड मिले। तो डिविडेंड देती है या नहीं देती, ये भी चेक करना है। फिर नौवा क्या देखना है अपने को, करंट रेशो, जिसको अपन पी रेशो बोलते हैं आपका, है ना, पी जो रेशो होता है। उसके बाद में लास्ट में अपने को क्या देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मतलब ये सारी चीजें अगर अपन ने पूरा का पूरा चेक कर लिया, इसका मतलब हम लोग कंपनी का क्या सीख चुके हैं, फंडामेंटल। इतने सारे पैरामीटर होते हैं, तब जाके हम लोग कंपनी का कौन सा एनालिसिस सीखते हैं, फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल की क्लास है, इसीलिए आपको ये सारी चीजों को मैं सिखा रहा हूँ, है ना। करंट रेशो, हाँ लिख लेना, जिसको ब्रैकेट बना के पी लिख दूं। हाँ, पुट वाला पी नहीं आता इधर, है ना। डिविडेंड अलग अलग कंपनी के लिए आता है, लेकिन अपन जो एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ना क्वार्टरली, उनमें हमें 10 ही चीज उठानी, सब चेक कर सकते हो। देखो क्या होता है, जितना चाहोगे ना, ये इसी फील्ड में बता रहा हूँ, 6 महीने लग जाते हैं इसको सीखने के लिए, फंडामेंटल। मैंने वही चीज आपको बताई जो काम की। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें ढूंढना है वो आप ढूंढ सकते हैं। जैसे हम लोग 10 पैरामीटर चेक करते हैं, इसके अलावा नहीं। अब डेट वही मिल जाएगा, इक्विटी डेट में निकाल लोगे, वो 5वें नंबर पे इक्विटी रेशियो मिल जाएगा। सारी चीजें चेक कर लोगे आप। मैं क्या बता रहा हूँ कि एनुअल रिपोर्ट इतनी बड़ी है कि आप हर चीज पर दिमाग लगाओगे, आपको मिलेगा। आप अपने हिसाब से 8-10 चीजें चेक करना, जैसे मैंने मेरे हिसाब से 10 चीज आपको बता कर। इसमें कोई भी आपको लगता है तो आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कम से कम 30 पॉइंट होते हैं, और 30 पॉइंट हर कोई चेक नहीं कर पाता। हाँ, पी रेशो, पी पी पी, हाँ पी पी, ओनली पी रेशो डाल लेना तो परफॉर्मेंस रेशो आ जाएगा। पी, हाँ, सारे रेशो होते हैं, जितना 10 पॉइंट है वही पढ़ो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, रुक जाओ, कंपनी का करंट रेशो में ही आ जाएगा, बहुत सारी चीजें। 12 है, किसी का 18 है, अलग अलग आएगा, कंपेयर करने हैं। हर कंपनी का अलग अलग एवरेज निकलेगा, उससे नहीं समझ में आता। कंपनी में इन्वेस्टिंग करना है तो इसके लिए 10 पैरामीटर है, वही देखो, ज्यादा नहीं देखना। अभी देखो ये 10 टॉपिक समझ में आए, अब इस 10 टॉपिक को आपको चेक करना। कैसे चेक करोगे एक बार मैं बता देता हूँ। अभी देखो ये सारा जो तरीका है ना, ये मैनुअली है, मतलब आप खुद से करोगे, लेकिन अभी मैनुअली कोई करता नहीं है। अभी आप पढ़ लोगे, घर जाके इसको खोल के भी नहीं देखने वाले, ठीक है, मुझे पता है। तो इसके लिए अभी क्या है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। चैट जीपीटी जानते हो, चैट जीपीटी का यूज होता है, आप कोई भी चीजों का यूज कर सकते हो। सिंपल क्या लिखना, जैसे अभी आप घर जाके प्रैक्टिस करके मुझे बताना, चैट जीपीटी पे जाना, सिंपल लिखना कोई भी कंपनी जो आपको अच्छी लगती है ना, जो भी आपकी फेवरेट कंपनी है। तो जैसे मैं लिखता हूँ विप्रो फंडामेंटल एनालिसिस, ऐसा लिख देना। ठीक, क्या लिख दोगे, कंपनी का नाम और साथ में लिख दोगे फंडामेंटल, और इतना प्रॉम्प्ट उसको दे देना चैट जीपीटी, और डन कर देना। विद इन 5 मिनट के अंदर कंपनी का पूरा कौन सा ये हो जाएगा, फंडामेंटल। तो आपको ये जो सारी चीजें पॉइंट है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट जो चाहिए, वो सारे के सारे वहां आपको मिल जाएंगे। तो वो आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, गूगल पे जाके जैसे सर्च करोगे वैसे मिले। बहुत सारे स्कैनर बने हैं फंडामेंटल चेक करने। अभी मैनुअली नहीं होता है, आप किसी कंपनी का नाम डाल दो, आप गूगल पे सर्च करो फंडामेंटल एनालिसिस टूल्स, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है जहां पर कंपनी का नाम डालो, ये जो जितनी चीजें देख रहे हैं ना, एक क्लिक पे दिख जाती है। तो आपको याद क्या रखना है कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या। हम लोगों ने वही सीखा बेसिक, वो ज्यादा डीप में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि फंडामेंटल होता क्या। फंडामेंटल का मतलब होता है कंपनी का बैकग्राउंड, भाई जो चार्ट पे दिख रहा है वो अगर एक्चुअल सही होगा तो अच्छी बात है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है। तो फंडामेंटल का मतलब होता है कंपनी का पूरा बैकग्राउंड। समझ में आया ना आपको। तो फंडामेंटल कठिन है या टेक्निकल कठिन है, मुझे बताओ। दिख रहा है ना, एक एक चीजें, कम से कम सोचो कि 3000-4000 पेज का एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ना थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी कि भाई अगर इक्विटी में अपन ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास में 2 तरीके, एक तो टेक्निकल और दूसरा होता है फंडा। क्लियर हो गया। सारे गूगल पे मिल जाते हैं, चैट जीपीटी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वहां पर आपको मिल जाते हैं। अब मेन बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि सर अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, कौन सा, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो इन्फॉर्मेशन है ना, एकदम ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बेस आपको एक नॉलेज मिला कि हाँ भाई फंडामेंटल एनालिसिस होता है। अब मेन बात क्या है कि सर अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, क्योंकि अभी मेरा प्लानिंग क्या है, स्विंग तो मैं बाद में करूंगा, पहले मुझे इंट्राडे सीखना है, क्योंकि इंट्राडे में सबसे ज्यादा कम कैपिटल लगता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा लो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, सबसे कम कैपिटल कहाँ लगता है, इंट्राडे में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप 100 रुपए से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, 1000 रुपए से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, 5000 से भी कर सकते हो।
यहाँ पर हमें ब्रोकर कितना एक्स का लीवरेज देता है 5x। तो अभी हमें क्या करना है कि स्टॉक ट्रेडिंग करना है, प्लस हमें आगे क्या करना है, ऑप्शन हेजिंग करना है। तो ऑप्शन हेजिंग करना है, स्टॉक ट्रेडिंग करना है, तो हमें एक टर्मिनल चाहिए, मतलब एक ऐसा ब्रोकर चाहिए कि जहां पर हमें ये सारी फीचर्स मिले, हेजिंग करने का भी फायदा मिले, स्कैल्पिंग का भी रहेगा। इंट्राडे में तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो एक शेयर खरीदोगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं ना, आपको लीवरेज मिलेगा तभी तो ग्रोथ मिलेगी। तो अभी ना मैं आपको एक टर्मिनल का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमें भाई स्टॉक खरीदना है या इंट्राडे के लिए स्टॉक्स निकालने हैं, या मुझे ऑप्शन सेलिंग करना है या ऑप्शन हेजिंग करना है ना, किसी के लिए भी, तो मुझे एक बेस्ट ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर का मतलब जानते हो ना, जो हमारा हाँ डीमेट अकाउंट होता है। तो अभी मैं आपको जो बेस्ट ब्रोकर रिकमेंड करने वाला हूँ, आप लोगों को नाम तो आपने सुन ही लिया होगा, हम लोग जो यूज करते हैं फायर्स का यूज करते हैं। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ क्यों मैं फायर्स का टर्मिनल यूज करता हूँ, वो आपको मैं दिखाता हूँ। उसके कुछ ऐसे फीचर्स है कि अगर आपने उसको एक बार देख लिया या सीख लिया तो आपको दोबारा किसी और ब्रोकर में रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ कि क्यों हमें बेस्ट ब्रोकर की रिक्वायरमेंट है ना। सबसे पहले हमें तीन तरीके के हम लोग ट्रेडिंग करने वाले, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग करने वाले, ठीक है, और साथ में हम लोग क्या करने वाले, ऑप्शन ट्रेडिंग भी करने वाले, हेजिंग करने वाले। तो हमारे पास में ना एक बेस्ट ब्रोकर होना चाहिए जो हमें ये सारी की सारी चीजें इजीली करके दे। चलो धीरे बात करो, साइलेंट, क्लास में मत मत बात करो। चलिए, तो भाई हमें ऑप्शन हेजिंग करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है, तो इसके लिए हमें एक बेस्ट टर्मिनल चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको शो करता हूँ कि कौन सा हमारे पास में बेस्ट टर्मिनल है और इसमें हमें क्या फायदे मिलने वाले हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा क्यों हमें रिक्वायरमेंट है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म की। तो मैं अभी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म रिकमेंड करूंगा। उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग सारे का सारा ऑप्शन हेजिंग, ऑप्शन स्कैल्पिंग सब कुछ करेंगे, जिसका नाम है फायर ट्रेडिंग एप्लीकेशन। ठीक है, अभी इसके मैं कुछ फीचर्स बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है। देखो, जब भी हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, चाहे अपन ऑप्शन स्कैल्पिंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे, ऑप्शन हेजिंग करेंगे, तो हमारे पास में एक ब्रोकर का टर्मिनल होना बहुत जरूरी है। ब्रोकर का मतलब कि जहां पर हम लोग ट्रेड कर पाए। तो देखो, सबसे मेन क्या होता है, हेजिंग करने के लिए हमें चाहिए मार्जिन। मार्जिन जानते हो, इसका मतलब हमारे पास में चाहिए पैसा। अभी देखो यहाँ पर मेरी एक हेजिंग डली हुई है, ये सारी हेजिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं वीकली हेजिंग। कौन सी हेजिंग? वीकली। मतलब इसका मतलब होता है मैं इसको रोज नहीं बनाऊँ। मैंने इसको डाली गुरुवार को, कल कौन सा दिन था? फ्राइडे। मैंने कुछ नहीं देखा, और अभी मंडे आएगा और निफ्टी की एक्सपायरी कब आने वाली? ट्यूजडे के दिन, ट्यूजडे आएगी ना। तो अभी देखो ये जो हेजिंग है ना, इसमें मैंने हेज कर दिया। हेज माने मैंने सेल करके, अब मैं कुछ भी नहीं करूँ। इसमें टोटल अभी मेरा प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 6,500 का आज दिख रहा है। अभी मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो ये मुझे दे देगा 6,500, और जिस दिन एक्सपायरी आएगी उस दिन दे देगा मुझे 8,000 के आसपास। तो ये जो वीकली हेजिंग होता है ना, अभी देखो ये वीकली हेजिंग जो दिख रहा है ना, इसके लिए चाहिए मुझे फंड। फंड चाहिए। तो अभी आप लोग देखो कि अगर मैं एक लोट को सेल करता हूँ, तो एक लोट को सेल करने के लिए कितना पैसा लगता है पता है आपको? 2 लाख रुपए। ठीक है, याद है ना आपको? सेलिंग करने के लिए मार्जिन ज्यादा लगता है, 2 लाख आपको फंड लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने कितने कितने लोट से बना के रखा है? 2-2 लोट। तो यहाँ पर फंड होना कितना चाहिए था? 4 लाख के आसपास तो होना चाहिए ना भाई। एक लोट 2 लाख की, तो 2 लोट कितने की आएगी? 4 लाख की। प्लस 2 लोट पुट की है, 2 लोट कॉल की, तो टोटल मेरे पास में 4 लोट है। मतलब टोटल फंड कितना लगना चाहिए? ये ट्रेड में बैलेंस होना कितना चाहिए पता है? 8 लाख होना चाहिए। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ये पुट दिख रहा है किसी को? 25,900 का मैंने पुट बेचा, सेल करा है। कितने लोट बेचे? 2 लोट। अब देखो कॉल कैसा मैंने बेचा है? 26,200 का। कितने लोट बेचे? ठीक है, तो टोटल लोट कितने हो गए? एक लोट को 2 लाख लगते, तो 4 लोट को कितना? अब देखो ध्यान से, 8 लाख का फंड चाहिए था इस हेजिंग को बनाने के लिए। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कि इस हेजिंग को करने के लिए केवल जो फंड अपना यूज हुआ है, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर अपन गए और अपन जाते हैं यहाँ पर फंड वाले सेक्शन में, तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा। बास्केट में नहीं दिखता, ये तो एड विड्रॉल दिखाएगा। ये दिख रहा है यूटिलाइज मार्जिन दिख रहा है। यूटिलाइज का मतलब है कि ब्रोकर ने कितना लिया है ना। देखो ध्यान से, इस ट्रेड में फंड कितना लगा है? देखो 2,28,000 के आसपास लगा है। अब देखो जो 8 लाख वाली चीज है वो यहाँ पर कितने में होंगे? 4 लोट बेची मैंने, 4 लोट, समझ रहे हो ना? 4 लोट मतलब बहुत ज्यादा है। अगर मैं बोलूँ कि जो 2 लाख रुपए की हेजिंग है यहाँ पर 50,000 में होती है, वो 2 लाख रुपए ऑप्शन सेलिंग के लिए लग रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर 2 लाख वाली चीज कितने में कर रहे हैं? 50,000। भाई 4 लोट है तो 2 लाख लगे। 10 लोट से अगर मुझे करना होता तो कितना लगते मेरे? 5 लाख लग जाते हैं। तो आप सोचो कि जो 2 लाख रुपए की ऑप्शन हेजिंग है यहाँ पर कितना लगती है? केवल और केवल कितने में हो जाएगी? 50,000। ये पहला फायदा। प्लस मुझे बताओ कि जब अपन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन बाइंग करते हैं या आप ऑप्शन स्कैल्पिंग करते हो, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा जरूरी हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? बताओ। फास्ट एंट्री, फास्ट एग्जिट। सबसे मेन बताओ, आज तक आपने क्या नहीं लगाया है अभी तक? स्टॉप। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन लगाने में आता है।
सही है कि नहीं भाई? हर कोई तीसरा चौथा इंसान परेशान किससे? ट्रेड लेने से नहीं, वो जो स्टॉप लॉस लगाने का जो तामझाम है ना, वो नहीं करे जाता। क्यों नहीं करे जाता है? क्योंकि ऐसा मन में लगता है यार ये एसएल उड़ाएगा फिर जाएगा, तो ये उम्मीद रहती। प्लस दूसरी चीज, हर किसी को स्टॉप लॉस लगाने की आदत ही नहीं। तो देखो सबसे पहले अभी यहाँ पर आपको एक ऐसा फीचर्स में बताऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गो। एल्गो माने ऑटोमेटिक ट्रेड करेगा। तो देखो यहाँ पर अभी देखो कि जैसे ये पुट का चार्ट दिख रहा है किसी को 26,200। अब देखो आप जीरोदा यूज करते होगे, धन यूज करते होगे, ग्रो यूज करते होगे, एंजल यूज करते होगे, कोई भी आपके पास में ब्रोकर होगा। अब आप हर ब्रोकर में जाओगे तो आपको पहले अगर अपन बाय करेंगे, जैसे अभी मैं बाय कर रहा हूँ, तो ये पूछेगा मेरे से, क्या पूछेगा कि भाई कितनी लोड से खरीदना है। तो यहाँ पर अभी दिख रहा है 75। अगर मुझे 2 लोड से ट्रेड करना है तो मैं यहाँ कितने लिख दूंगा, 2। अब देखो हर जगह ना पहली बार में ये क्या करेगा, बाय करने के लिए देगा। अब जैसे मैंने इसको बाय करा, आप बाय करने के बाद में अगर मुझे ऑर्डर लगाना है तो मैं सिंपल क्लिक करूंगा, अभी मेरा क्या लग जाता, ऑर्डर लग जाता। फिर ऑर्डर लगने के बाद में हमें क्या लगाना है, और स्टॉप लॉस लगाना हमारे लिए बहुत कठिन काम होता है। तो देखो फायर्स में एक सबसे प्यारा फीचर है ऑटो स्टॉप लॉस। ऑटो का मतलब आप नहीं लगाओगे, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लग जाएगा। जैसे आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो ना, तो स्कैल्पिंग में सबसे नियम क्या है कि भाई छोटा छोटा ऐसे जा रहा है, और सबसे ज्यादा लोग परेशान किससे होते हैं, स्टॉप लॉस। अब जितने भी ब्रोकर आप देख लो, एंजल, अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो, हर किसी में एक ही चीज लगती है, पता है, स्टॉप लॉस लगा दो नहीं तो टारगेट लगा। कभी पता है आपको स्टॉप लॉस के साथ टारगेट लगेगा, नहीं लगेगा। प्लस सबसे बड़ा तामझाम क्या होता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और 1000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है और अभी आप काटोगे तो कटेगा नहीं। पूछो क्यों? पहले आपका स्टॉप लॉस हटाना पड़ेगा। तो हाँ, सब में नहीं, हर किसी में 2 में नहीं होता है। प्लस हर किसी में एक चीज होती है कि अगर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है और आप इसको बुक करोगे तो बुक नहीं होगा। स्टॉप लॉस, हाँ, स्टॉप वो ब्रेकेट ऑर्डर होता है, ऑटोमेटिक नहीं लगता ना, वो मैनुअली लगाना पड़ेगा आपको। टारगेट भी मैनुअली लगाना पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी मैनुअली लगाना पड़ेगा। सेकंड चीज, सबसे मेन परेशानी क्या है कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगा लिया और आप ट्रेड को काट रहे हो तो ट्रेड कटेगी नहीं। अब हमारा होता क्या, हम लोग स्कैल्पिंग करने गए, अब मैंने क्या यहाँ पर पुट बाय करी, अभी इसमें एक कैंडल मिल गई मुझे, सपोज एक बढ़िया सी कैंडल मिली, 1200-1300 का प्रॉफिट चल रहा है, मैं काट रहा हूँ तो कटेगा ही नहीं। फिर मुझे तामझाम करना पड़ेगा, जाके स्टॉप लॉस हटाना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्या होगा, ऑर्डर करें। तो अभी देखो सबसे मेन स्कैल्पर को क्या चाहिए, स्पीड। तो यहाँ पर एक फीचर है फायर्स में जिसको अपन बोलते हैं क्विक ट्रेड करके। कौन सा फीचर है, अभी को ध्यान से देखना, मैं क्विक ट्रेड वाला फीचर आपको सिखा रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि आपको ना एक पूरा का पूरा एआई काम करेगा। आपको सिंपल देखो, सबसे मेन लोगों की परेशानी क्या होती है कि मल्टीपल लोड्स में लोग ट्रेड करते हैं। जैसे एक ट्रेड में पैसा कमाया एक लोड से, फिर हाथ चल जाते 2 लोड, होता है ना। पैसा कमाया छोटी क्वांटिटी में और डुबाया किसमें, इसमें सबसे बढ़िया काम है कि आप एक बार इसको बता दो कि भाई आज दिन भर कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। जैसे आपने बोल दिया इसको एक लोड से दिन भर ट्रेड, तो ये दिन भर कितने लोड से ट्रेड करेगा, ठीक है। जैसे आपने डिसाइड करा कि आज पूरे दिन में सेम क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा 2 लोड से, तो हम लोग कितने लोड डालेंगे, 2 लोड से। तो देखो ये क्विक ट्रेड करके ऑप्शन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं एक एल्गो बना के दिखाता हूँ, इसकी क्लास होगी आगे, मैं सिखाऊंगा आपको। अभी देखो यहाँ पर एक माई यूजर करके ऑप्शन आता है, वहां पर गए और यहाँ पर देखो लास्ट में कौन सा ऑप्शन है, क्विक का मतलब होता है स्पीड ट्रेडिंग। भाई स्कैल्पिंग कर रहे हो तो कौन सी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और हमें स्टॉप लॉस टारगेट एकदम एक क्लिक पे चाहिए, मतलब एक क्लिक में 3 ऑर्डर चाहिए। तो देखो जहां पर अपन गए, तो अभी देखो ध्यान से यहाँ पर कौन सा ऑर्डर लगा, क्विक ट्रेड। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, मेरा क्विक ट्रेड ऑन करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, और अभी मैं कौन से ऑर्डर पे जा रहा हूँ, इंट्राडे। अभी देखो ध्यान से, ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है। तो देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैं कॉल खरीदूं या पुट खरीदूं, कुछ भी खरीदूं, निफ्टी का खरीदूं, सेंसेक्स का खरीदूं, बैंक निफ्टी का खरीदूं, किसी का भी, मेरी जब भी कोई ट्रेड लगे तो मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगे, मैंने इसको बता दिया कि अगर मैं सी बाय करूं या पी बाय करूं तो बाय करना मेरे हाथ में, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है इसके हाथ में। अब देखो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस कितना लिख दिया, 10 रुपए। अब मैं इसको क्या बता दे रहा हूँ एल्गो को कि भाई टारगेट, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 रुपए का टारगेट ले और 10 रुपए का एसएल ले, फिट कर दिया। अब यहाँ पर पोजीशन साइजिंग लिख रही, अगर मुझे लॉट में ट्रेड करना है तो लॉट, अगर मुझे अमाउंट में ट्रेड करना है तो अमाउंट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज सिर्फ 20,000, जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए, तो मैंने इसको क्या बोला कि तू 20,000 से ट्रेड कर, तो ये 1 लाख में से 20,000 में जितनी लॉट आएगा उतनी उठाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप सिंपल किस पे क्लिक करोगे, अब जैसे मैं बता दे रहा हूँ उसको कि आज पूरे दिन कितने से ट्रेड करना है। अब मैंने मेरा एल्गो सेट कर दिया। एल्गो माने कि जब भी मेरी कोई ट्रेड लगेगी तो ऑटोमेटिक कितने रुपए का एसएल लगेगा, ऑटोमेटिक टारगेट 2 लोड, सब मैंने सेट कर दी। आप अपने हिसाब से कभी भी बदल सकते हो ना। जैसे आपका मन हो गया कि अभी मुझे 3 लोड बढ़ाना है, वापस आगे सेटिंग में जाके क्या लिख दिया, 3। इसका मतलब सारे ऑर्डर अभी कितने लोड से चलेंगे, 3। सब कुछ करने के बाद में आपने इसको रख दिया, सेव हो गया ना। अभी देखो ध्यान से, अभी ये जो क्विक ट्रेड करके बटन दिख रहा है, इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ, है ना। अभी मैं ये पुट का प्रीमियम को बाय करता हूँ, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हुआ। अब इस विंडो में वापस तामझाम करना पड़ेगा, लॉट भरनी पड़ेगी, ऑर्डर लिखना पड़ेगा, भाई मार्केट खरीदना है या नहीं खरीदना, और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय। ये आपका मैनुअली है। अब जैसे मैंने कौन सा ऑर्डर चालू कर दिया, क्विक, अब ये पूछेगा नहीं, अब ये सिंपल एक क्लिक पे आपका ऑर्डर छोड़ेगा। कैसे, देखो ध्यान से, अभी मैनुअली समझ में आया ना। ये तरीका कौन सा है, मैनुअली खुद से ट्रेड करना। अब मुझे खुद से नहीं करना है, मुझे किसके थ्रू करना है, एल्गो के थ्रू। अब देखो ध्यान से एल्गो कैसे काम करेगा। अब ये पुट का चार्ट है, अब देखो ध्यान से, ये बाय क्लिक कर रहा है, एक क्लिक करूंगा 3 ऑर्डर छोड़ के। अब देखो यहाँ पर 150 की क्वांटिटी आई, क्यों आई बताओ, क्योंकि हम लोगों ने वहां लॉट कितने छोड़े थे। अगर ये पहला ऑर्डर छोड़ता है आपका ट्रेड का, ये जो दिख रहा है ना, अब जैसे बाजार अगर चालू होता तो ये जो पहला ऑर्डर स्क्रीन पे जो आ रहा है ना, ये जाता आपका मार्केट ऑर्डर पे। जैसे अभी पुट का प्रीमियम कितना चल रहा है, 74, तो ये क्या करता, 74 पे पुट को खरीदता, फिर अगले ही सेकंड ये क्या करता, 64 यानी 10 पॉइंट का एसएल, तो 74 का 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 64 का ऑटोमेटिक एसएल डाल देता, और यहाँ से 20 पॉइंट का टारगेट कितना लगा देता ऑटोमेटिक। और एक ही स्क्रीन पे तीनों ट्रेड आपको दिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपका प्रॉफिट दिखता, नीचे आपका एसएल दिखता, और ऊपर आपका क्या दिखता, टारगेट। अब आपका मन क्या हो गया कि सर मेरा 20 रुपए का टारगेट है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट में निकलना है। जैसे होता है ना भाई, मुझे टारगेट नहीं लेना, मेरा मन हो गया कि मुझे अभी ट्रेड को काटना है,
तो हर जगह क्या रहता है कि आपको पहले एसएल हटाना है, टारगेट हटाना है, तब जाके आपका ऑर्डर हटेगा, और उसी में तो 1000 रुपए का प्रॉफिट नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप एक क्लिक करोगे और 3 ऑर्डर चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑर्डर काटने की जरूरत नहीं, सिंपल एक क्लिक ऑल ऑर्डर। तो ये फीचर है स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट टर्मिनल माना जाता है। अब देखो ध्यान से, ये पुट का चार्ट है ना, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉल का चार्ट लगा देता हूँ। देखो ये पुट का चार्ट है निफ्टी का, अपन अब लगाते हैं कॉल का चार्ट, ठीक है। और मैंने इसको क्या सेट कर दिया, एल्गो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये कॉल का चार्ट है, देखो सी दिख रहा है ना। अब मैं एक क्लिक करूंगा तो सेम देखो कितनी क्वांटिटी छोड़ेगा। अब देखो मैं इसको कमांड देता हूँ कि आज तू भाई साहब कर 5 लोड सेट, कितने लोड है। अब इसको अपन कर देते हैं सेव। अब देखो ध्यान से, ये पूछेगा नहीं एक क्लिक में कितने ऑर्डर मारेगा, 5 लोड। आपने इसको जैसी कमांड दी वैसे काम करेगा। अब जैसे देखो एक 375 दिख रहा है किसी को, क्योंकि 5 लोड में क्वांटिटी कितनी आती है, तो ये 1 सेकंड में आपकी 5 लोड उठाएगा। प्लस सबसे बड़ा झंझट क्या है, स्टॉप लॉस लगाना प्लस टारगेट लगाना। भाई ट्रेड लेना आसान है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने के लिए जिगर लगता है, और हर कोई स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं है। 99% स्कैल्पिंग में जो लोग बैठे हैं ना, स्टॉप लॉस लगाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि सबसे मन क्या होता है, डर। तो अभी ये क्या करेगा, पूछेगा नहीं, सीधे लगा देगा। समझ में आ रहा है। अब यही तो तामझाम करना नहीं चाहता ना कोई। जैसे अपन अभी बाय करा, अब अपन सोचते यार ऐसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो वो तो पहले ही ऐसे निकाल लेता। तो यही टेंशन से दूर आपको निकलना है ना, तो मैं आपको जो टर्मिनल अभी रिकमेंड करूंगा, उस टर्मिनल में आपने वो काम करें। समझ में आया। पहला फायदा मोबाइल में भी करता है, सब में, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, चलो पहला फीचर समझ में आ गया। इसमें सिस्टम होता है एल्गो का, मतलब आप अपना डिसाइड करो कि आपको कितने स्टॉप लॉस से खेलना है। जैसे मेरा स्टॉप लॉस होता है, जैसे मान के चलो मैं 15 पॉइंट लगा दूं, तो ये हर 15 पॉइंट में जाके क्या लगाएगा, ऐसे। अगर मैं इसको बोल दूं कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट कितने पॉइंट का ले, पता है, 10 पॉइंट का, तो ऑटोमेटिक टारगेट लेगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी, तो हमारी सबसे बड़ी जो वीकनेस है हर एक ट्रेडर का, स्टॉप लॉस टारगेट लगाना। तो ये जो टर्मिनल है ऑटोमेटिक काम करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं। आप सेटिंग कर दो, सेटिंग करने के बाद में ऑटोमेटिक आपका स्टॉप लॉस लगाएगा, ऑटोमेटिक आपका टारगेट। एक बार आपने लॉट सेट कर दी तो आप बार बार आपका हाथ नहीं चलेगा ना। जैसे भाई किसी को आदत है 2 लॉट से ट्रेड करनी, तो वो करता है क्या, 2 लॉट में पैसा कमाए, फिर 3 लॉट लगाता है, नुकसान हो जाता है। तो अभी यहाँ पर आपने सेट कर दिया एक ही बार में कितने लॉट से ट्रेड करना है, तो एक एक क्लिक करते गए और कितने लोड बनती गई, 2 लोड, 3 लोड सबसे में। अब यहाँ तक ये सबसे मेन फीचर है जिसके लिए हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, फायर्स। इसकी 3 दिन की क्लास होगी आपकी, जिसमें मैं आपको एल्गो चलाना सिखाऊंगा। जैसे ये अभी ऑटोमेटिक ऑर्डर कैसे लग रहे हैं ये चलाना मैं सिखाऊंगा, ये हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस रहेगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें सीखेंगे। अब देखो मेन चीज, अब पहला काम कि भाई फायर्स का टर्मिनल अपन सर यूज करते हैं, तो सबसे मेन ऑप्शन हेजिंग करने के लिए हमारे लिए सबसे बढ़िया काम। अभी किसी को दिख रहा है मेरा अकाउंट माइनस में दिख रहा है, माइनस किसी को दिख रहा है 2.5 लाख, लेकिन ये काटेगा नहीं ट्रेड। क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि ये ब्रोकर में खासियत है कि इसमें हमें मिलता है मार्जिन बेनिफिट। जैसे अगर मैं यहाँ पर अपस्टॉक, जीरोधा या ग्रो या एंजल वन को रखता, तो जैसे ये माइनस दिखता तो ऑटोमेटिक सारी ट्रेड क्या हो जाती, कट जाती। लेकिन इसमें फीचर है हेजिंग के लिए हमें मार्जिन मिलता है, मतलब ऑप्शन हेजिंग करना है, सेलिंग करना है। तो इसमें अभी मेरा माइनस दिख रहा है 2,28,000। अब जैसे ही मैं इसको मंडे के दिन में बुक करूंगा 6,000 7,000, तो ऑटोमेटिक वापस मेरे कितने आ जाएगी, 2 लाख। ये माइनस दिखेगा लेकिन ट्रेड नहीं कटेगी। यही फायदा किसका है, फायर्स। तो पहला फायदा हेजिंग के लिए सबसे बेस्ट अकाउंट मिल गया। सेकंड, स्कैल्पिंग के लिए सबसे खतरनाक टर्मिनल है, क्योंकि स्टॉप लॉस टारगेट एक साथ लगाता है, एक साथ करता। अब सबसे मेन क्या करना है हमें, भाई इंट्राडे ट्रेड करना है, इंट्राडे स्टॉक ट्रेड करना है ना। तो देखो 2 फायदे तो समझ में आए। अब तीसरा हमारा काम क्या होता है, इंट्राडे। तो इंट्राडे करने के लिए हमें हमारे पास में क्या चाहिए, डेटा चाहिए। क्योंकि अगर आपको निफ्टी की 50 कंपनी के नाम नहीं पता, तो फिर आप एनर्जी सेक्टर को कैसे ढूंढोगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, 10,000 कंपनी का डेटा फ्री मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो ध्यान। अभी यहाँ पर गए, ये लोगो वाला बटन दिख रहा है, जहां पर ये दिख रहा है वॉच लिस्ट। अब मैं वॉच लिस्ट को खोलता हूँ, तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको ना रेडीमेड 10,000 कंपनी की वॉच लिस्ट मिलेगी, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे देखो अभी मैं वॉच लिस्ट नंबर 1 दिख रहा है, इसको मैं खोलूंगा तो नीचे चलूंगा, तो देखो ध्यान से, F&O स्टॉक्स। अगर मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए स्टॉक्स निकालना है तो किस पे क्लिक करूंगा, F&O। ये कितने स्टॉक्स मुझे दे रहा है, 208। ये दिख रहा है 280। अगर मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक्स निकालने हैं तो अभी मुझे खुद से तामझाम नहीं करना है, क्योंकि मैं अगर वॉच लिस्ट बनाऊंगा तो 3-4 ही बना पाऊंगा। एक क्लिक करूंगा 208 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट खुल जाएगी। जैसे देखो अभी मैं F&O स्टॉक खोल रहा हूँ, तो ये दिख रहा है सारे के सारे, ये सारे वो स्टॉक है जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, नीचे चलते हो, फिन निफ्टी दिख रहा है। अब जैसे मुझे फिन निफ्टी को चेक करना है, तो फिन निफ्टी में 20 कंपनियां, तो जैसे मैं खोला तो इसके अंदर की सारी कितनी कंपनियां आ गई, 20 विथ नेम के साथ। अब जैसे देखो ध्यान से, निफ्टी 50 जानते हो ना, कितनी कंपनियां आती है। अब 50 कंपनी की कभी वॉच लिस्ट नहीं देखी आपने। अभी देखो एक क्लिक करोगे और यहाँ पर जो डेटा आ जाएगा, कितनी कंपनी का आ जाएगा। अभी जैसे एसबीएन आ गई, टीसीएस आ गई, टाटा कमर्शियल आ गया, ये टाटा स्टील आ गया, ये सारी की सारी कंपनी कौन सी, निफ्टी 50। ये दिख रहा है निफ्टी 50 वॉच लिस्ट। अगर जैसे मुझे अभी एनर्जी सेक्टर ढूंढना है, बताओ मुझे एनर्जी सेक्टर कहाँ लिखा है, दिख रहा है किसी को, एनर्जी सेक्टर ढूंढो, दिख रहा है कितनी कंपनियां टोटल, 40। एक क्लिक करूंगा मेरे सामने पूरा का पूरा सेक्टर आ गया। हमें मैनुअली काम नहीं करना है, अभी सिस्टम बहुत आगे निकल चुका। आपको बस एक क्लिक करना है कि भाई ये देखो, ये सारी कंपनियां कौन सी है पता है, एनर्जी सेक्टर। ये देखो सुजलोन नाम सुना आपने, एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। टाटा पावर, देखो जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हो, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ओएल इक्विटी है ना, जेपी पावर, जेएलडब्ल्यू, देखो ये स्टॉक्स, ये कितना शेयर चला गया, 463 के भाव पे। ये सारे के सारे कौन से सेक्टर है। चलो अभी मुझे बताओ फार्मा सेक्टर खोलना है, तो क्या क्लिक करेंगे बताओ, ये देख रहा है निफ्टी फार्मा। एक क्लिक करूंगा पूरा का पूरा फार्मा। अब मुझे इन्हें क्या देखना है, मुझे मेटल्स देखना है। बताओ यहाँ पर कोई मेटल दिख रहा है। अब जैसे हम लोगों ने लिखा ना निफ्टी मेटल्स, हेलो, हाँ 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 हाँ, पीजी में वो टंकी आरओ के लिए भेज दो। अब देखो ये मेटल्स दिख रहा है, मेटल्स एक बार क्लिक करा पूरा का पूरा
मेटल्स के सेक्टर आ गए। अब देखो एक बार क्लिक करते हैं अपन किस पे, देखो आप जो सेक्टर चाहते हो, फार्मा जानते हो, निफ्टी फार्मा, एक बार खोलेंगे फार्मा सेक्टर। पीयूसी बैंक जानते हो, ये रिटेल, ये पीयूसी बैंक आते हैं, छोटे बैंकिंग सेक्टर है ना, छोटे छोटे, ये वाला खुला, सारे के सारे नॉर्मल छोटे बैंकिंग सेक्टर आ गए। फिर उसके बाद में आप लोग देखोगे, मुझे देखना है निफ्टी रियलिटी, एक क्लिक करूंगा, डेटा बाहर। तो अभी मेन क्या है पता है क्या, हमारे पास में चाहिए रिसर्च करने के लिए डेटा। भाई इक्विटी ट्रेडिंग करोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे, तो आपके पास में डेटा होना चाहिए, और जिसके पास में डेटा आएगा वही कंपनी को ढूंढ पाएगा। तो यहाँ पर आपको अभी आप जो मैं लिंक आपको भेजूंगा ना, वो लिंक से अगर अपन करते तो आपको 10,000 कंपनी का डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जैसे ये मेरी वॉच लिस्ट आपको दिख रही है ना, अब देखो मैं बीएससी सेंसेक्स लिखा है ना, तो जैसे ये वॉच लिस्ट बनी है ऑटोमेटिक आपको वॉच लिस्ट रेडी मिलेगा। जैसे देखो अब ये दिख रहा है आईटी, तो मैंने आईटी पे क्लिक करा तो ये डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ना 10,000 कंपनी का डेटा मैंने अटैच करके रखा है, जैसे ही आप ओपन करोगे तो एज इट इज सेम वॉच लिस्ट आपके अकाउंट में मिल जाएगी। अपग्रेड करवा देंगे, ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। बस याद रखना कि डेटा हमें चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि एक्सेल से पूरा डेटा है, सारा डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, 10,000 कंपनी का डेटा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी सेक्टर में जाके ट्रेड कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा कि सर फायर्स में सबसे बढ़िया ऑप्शन हमें क्या मिल गया, 10,000 कंपनी का डेटा फ्री मिल गया, प्लस सेक्टर के साथ आईटी सेक्टर मिल गया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, हर सेक्टर के साथ। ये आपका सेकंड फायदा। अब तीसरा और सबसे मेन फायदा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो हमें चाहिए स्टॉक्स। तो स्टॉक ढूंढने के लिए हमें स्कैनर चाहिए। स्कैनर का मतलब होता है जो हमें स्कैन करके देगा। तो अभी देखो यहाँ पर एक फीचर है, ये दिख रहा है, यहाँ पर देखना फिया, इसको क्या बोलते हैं, पढ़ो, फायर्स इंटेलिजेंट असिस्टेंट, एआई जैसा होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर एक फीचर है फायर्स इंटेलिजेंट असिस्टेंट। जैसे आपने इसको ऑन करा तो ये क्या करता है, अभी देखो क्या बोल रहा है, हाँ, ये अलर्ट दे रहा है, मतलब टाइमिंग बता रहा है 9 से लेकर 5 बजे तक आज प्रैक्टिस ट्रेडिंग है एक्सचेंज पे। अभी देखो ये सब कुछ आपको डेटा बताएगा कि मॉर्निंग सिस्टम अपडेट, ये सारी चीजें बता देगा। अभी ये क्या है, एक एआई है, एआई जानते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जैसे मान के चलो कि सवाल क्या था कि सर अभी मार्केट खुला है 9:15 पर, 10,000 कंपनी का खुला होगा। अब हमें 10,000 कंपनी में से ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स निकालने, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हमें 5 कैटेगरी चाहिए, तो 5 कैटेगरी में से ब्रेकआउट वाला जानते हो, ब्रेकआउट। तो अभी देखो यहाँ पर किसी को दिख रहा है रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, रेंज ब्रेकआउट विद, ये कॉलम आपने देखा, ये स्कैनर है। स्कैनर मतलब कि आपका स्कैनर बना हुआ है, आपको यूज करना है। जैसे अभी मुझे सबसे ज्यादा स्टॉक कौन से पसंद है, रेंज ब्रेकआउट का। रेंज ब्रेकआउट का मतलब होता है कि वो स्टॉक जो अपनी रेंज को ब्रेक करेगा। अभी ब्रेकआउट के बाद में जनरली क्या आएगा, मोमेंटम आएगा, तो हमें भागने वाले शेयर निकालना है। तो सबसे प्यारा स्कैनर है रेंज ब्रेकआउट। अब जैसे आपने रेंज ब्रेकआउट को खोला तो आपके पास में कंपनी के नाम आएंगे, क्या आएंगे नाम। चलो सबसे पहला कौन सी कंपनी का नाम आ गया, अब अपन इसका चार्ट देखते हैं ना कि ये ब्रेकआउट कर रहा है नहीं। तो पहले तो मैं 1 डे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, कितने का टाइम फ्रेम लगाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखो ध्यान से, क्या इसने ब्रेकआउट दिया है, क्या देखो ध्यान से, बड़ी कैंडल है कि नहीं। पिछले कई महीने से ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में था कि नहीं था, और देखो ये इसने क्या दे दिया, ब्रेकआउट। तो भाई साहब अपने को क्या चाहिए, ब्रेकआउट वाले स्टॉक जो अभी निकले हैं। अभी इसमें क्या है, मोमेंटम। तो अगले 3-4 दिन तक ये स्टॉक किस में रहेगा, तेजी में। अभी यही नहीं, अभी देखो अपन जितने भी मैं आपको स्कैनर सिखाने वाला हूँ ना, इसी से सिखाऊंगा। तो अभी देखो ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पर गए, फिया स्कैनर कहाँ है, ये वाला, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब अपन कौन सा स्कैनर यूज कर रहे हैं, ब्रेकआउट। अगली कंपनी का नाम है, इसका चार्ट देखो, ये देखो क्या इसने ब्रेकआउट मारा है, नहीं मारा, एकदम बड़ी कैंडल। स्टॉक ऐसे चाहिए भागने वाले, समझ लो ना। इंट्राडे स्कैल्पिंग स्टॉक्स ट्रेडिंग करना है तो आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसमें मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम स्टॉक फिल्टर करना पड़ेगा। भाई आप तो निफ्टी 50 कंपनी का नाम भी नहीं पता है आपको, तो आप कैसे कैसे निकालोगे नई नई कंपनी का नाम। और यहाँ पर आपको फ्रेश डेटा मिलेगा, मतलब वो कंपनी जो अभी क्या कर रही है, ब्रेकआउट। अभी देखो यहाँ पर ये कंपनी को देखते हैं आप, अब देखो ये ब्रेकआउट स्टॉक्स में है, पिछले 3 दिन से बाजार में क्या कर रहा है, रैली कर, ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स, ये दिख रहा है, ये सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स जो अभी ये क्या कर रहे हैं, अपनी हाई को ब्रेक कर। तो आपको डेटा निकालना है इंट्राडे के लिए। तो मैं आपको ना स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, 3-4 स्ट्रेटेजी है मेरे पास में, स्टॉक्स की बहुत शानदार है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसमें। तो इसमें मैं आपको ना 4 स्कैनर सिखाऊंगा। 4 स्कैनर को अगर अपन सीख गए तो ये मान के चलो कि आपका 9 से लेकर 11 बजे तक आप स्टॉक ट्रेडिंग में बैठ रहे हो, 1 घंटा से ज्यादा नहीं, 1 घंटा। उस 1 घंटे में आप अपने कैपिटल का 4-5% निकाल दो, लेकिन इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। 4 स्कैनर में सिखाता हूँ। देखो ये माई स्कैनर दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर सबसे पहला स्कैनर अपना कौन सा है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर सिस्टम बना के रखा है 1 मंथ का। 1 मंथ का मतलब क्या होता है, 1 महीना। कोई भी स्टॉक्स अपना 1 मंथ का हाई ब्रेक करेगा। जैसे आज की तारीख क्या है, सपोज 5, अभी दिसंबर है, सपोज है ना, 6 है, दिसंबर चल रहा है। तो अगर लास्ट 1 महीने का कोई भी स्टॉक अपना हाई ब्रेक करेगा तो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पर क्या शो हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, भागने वाले स्टॉक जो अभी उठे। स्टॉक्स में क्या होता है, मोमेंटम चाहिए। तो यहाँ पर आपको मोमेंटम मिल जाएगा। प्लस मैं एक ऐसा स्कैनर और दूंगा आपको, इसको बोलते हैं इंट्राडे। नाम क्या है, इंट्राडे। ये इतना प्यारा स्टॉक्स है, ये सिर्फ बताता है 5 मिनट में। मतलब जैसे अभी आपको 10,000 कंपनियां हैं और अभी आपको पता करना है कि 10,000 कंपनी में से अभी 5 मिनट में कौन सा स्टॉक भागा है, तो ये वो बताता है। जैसे देखो अभी मैं कितने मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा, 5 मिनट, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, ये इंट्राडे के लिए काम करता है। मैं अभी 3-4 स्कैनर आपको सिखाने वाला हूँ आगे। अभी देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना स्टॉक, एक खोलूंगा तो देखो ये 5 मिनट की कैंडल, देखो ये अभी स्कैल्पिंग करना है तो मोमेंटम चाहिए ना। अभी जिस कैंडल में मोमेंटम आएगा इसका मतलब अगली 2-3 कैंडल क्या बनेगी, तगड़ी बनेगी। अब यहाँ पर आप और हमारे जैसे लोग तो इसको खरीदेंगे नहीं, भाई किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर ने यहाँ पर पैसा लगाया ना। तो ये जो इंट्राडे वाला स्कैनर दिख रहा है ना, ये केवल 5 मिनट की कैंडल फिल्टर करता है। जैसे अभी देखो जहां पर भी आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो 5 मिनट की कैंडल पूरी की पूरी क्या बनी, बुलिश बनी। अब देखो यहाँ पर ये देखो कैंडल, देखो कितने मिनट की कैंडल है, 5 मिनट। तो ऐसे ऐसे स्कैनर है कि इंट्राडे में अभी आपको चेक करना है कि भाई मुझे ट्रेड करना है।
हाँ, स्कैनर पे नहीं, इसकी स्ट्रेटेजी सीखनी है ना, अभी तो इसका पूरा का पूरा आया तो खरीदना नहीं, इनको सीखना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो इसके आगे की प्लानिंग है ना अपने पास। तो मैं अभी आपको ना, जैसे अपना ये हमारा फर्स्ट वीक है, चलो बैठ जाओ साइलेंटली। अभी आपका फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक मतलब ये आपका अभी स्टॉक ट्रेडिंग की पहली क्लास, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले, स्टॉक ट्रेडिंग पे अगली 3 क्लासेस लेने वाले। कितने क्लास लेंगे अपन? 3 क्लास, एटलीस्ट 3 क्लास आपकी कंपलसरी है। तो 3 क्लास, जैसे आज हमारी पहली क्लास है जहां पर हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई स्कैनर क्या होता है, फायर का टर्मिनल क्या होता है, सब कुछ हम लोगों ने अभी सिर्फ देखा। अभी जो आपकी नेक्स्ट क्लास आने वाली 2-3 दिन में, तो मैं बता दूंगा कब आएगी। बाकी तो जो क्लासेस आपकी चलनी है वो चलती रहेगी सारी की सारी, जो आपका फेज नंबर 1 है वो चलता रहेगी, ये आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस। तो इनके लिए हमें चाहिए टर्मिनल। अभी जैसे मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी भी दे दूंगा, तो स्ट्रेटेजी से कोई मतलब नहीं है, आपके पास में टर्मिनल तो होना चाहिए। तो आपके पास में टर्मिनल ही नहीं है तो आप उसको निकाल सकते हो क्या? तो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए हमें टर्मिनल की रिक्वायरमेंट। तो अभी मैं क्या करूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में, अभी मैं आपको एक स्कैनर दे रहा हूँ। उस स्कैनर को अपने गूगल स्कैनर जानते हो ना, अपने गूगल, सारे लोग गूगल स्कैनर से ओपन करना। जैसे देखो, ऑनलाइन वालों को टेलीग्राम में आएगा, ऑफलाइन वालों की बात करो, ऑनलाइन वालों को हाँ मैं लिंक भेज रहा हूँ, देखो ध्यान से। आपका गूगल स्कैनर जानते हो ना, वो खोलना और उस क्यूआर कोड को स्कैन करना। एक कम्युनिटी ग्रुप है ऑफलाइन का, तो उसमें हर क्लासेस की अपडेट आएगी, जितने भी स्कैनर है स्टॉक ट्रेडिंग, हाँ कम्युनिटी, हाँ वो ऐड है ना, सारे ऐड नहीं है, जो ऐड नहीं है वो ऐड हो जाओ। दे दो फटाफट, आगे करते रहो, एक एक दे दो, स्कैन करते रहो। ऑफलाइन में सारे लोग स्कैन करना है ना, ताकि फिर आपको स्टॉक ट्रेडिंग मिले। रवि करा भी दो फटाफट।